नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज और वीडियो आप तक पहुंच रही है? तो यदि पहुंच रही है तो अपने जीवन में कुछ नई उमंग के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ में। यदि आपको चाहिए वर्दी और वर्दी का सपना है यदि आपका अपना, तो इस बार होमगार्ड हमारा है, कांस्टेबल और एसआई में भी बंटवारा है। तो मेरे साथियों, आपका सपोर्ट ही इस क्लास को जीवंत करेगा। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी मुश्किल है और थोड़ा सा साथियों आप सभी लोगों को पता है गम है। आप जानते हैं खुशी की बात यह है कि लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने अभी तक, साथियों ध्यान रखना, इस फॉर्म को होमगार्ड के भर दिया है। 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो साथियों होमगार्ड के आपके फॉर्म को भर चुके हैं, होमगार्ड का फॉर्म जो है वो भर चुके हैं। अब बात यह है कि आपके बचे हुए इन 5 से 6 दिनों में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं ये देखने की बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं उनकी संख्या 10 लाख से अधिक नहीं हो सकती। मतलब एक अनुमान है कि लगभग 10 लाख के करीब फॉर्म जाएंगे और कुल मिलाकर के 41,000 साथियों 424 पद हैं। यदि मैं आपको साथियों आज इस बात को इस भाषा में कैलकुलेट करके समझाऊं तो कंपटीशन कितना रहने वाला है वो पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लास के साथ साथ तुम्हारा मैं हितैषी भी हूं कि आखिरकार कितने एक तरीके से बच्चे एनरोल करने वाले हैं तुम्हारे साथ में और क्या रहेगा कंपटीशन। यदि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं 41,424 पदों पर, तो एक पोस्ट के लिए 24 विद्यार्थियों का साथियों कंपटीशन रहेगा। मतलब एक साथियों एक तरीके से पद के लिए 24 स्टूडेंट जो हैं वो फाइट कर रहे होंगे, ध्यान रखना, एक पद के लिए। जिसमें साथियों मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था जैसे कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया तो उसमें एक एक पद के लिए 200-200 बच्चों का कंपटीशन होता था, जो कि यहां पर बहुत कम है। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास मौका गोल्डन है, गोल्डन मौके को छोड़िए नहीं, क्योंकि ये मौका छोड़ दिया तो सब चला जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, लग गए तो लग जाओगे। अगर आपका होमगार्ड में हो गया तो आने वाली भर्तियों में भी आपका दबदबा रहने वाला है, क्योंकि जो माइंड से टेंशन होती है ना वो मेरे दोस्त फिर निकल जाती है। आज की क्लास का पहला सवाल, आज की सबसे बड़ी न्यूज यही थी होमगार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए कि भैया 7 लाख के करीब फॉर्म गए हैं, आपको अपनी एक पोस्ट पक्की करने के लिए थोड़ा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कॉर्नवालिस के समय क्या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? गुरुजी बिल्कुल लागू किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। सबसे पहले यह व्यवस्था बंगाल के क्षेत्र में लागू हुई थी, फिर आगे चलकर के बिहार और उड़ीसा में इस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। आपके राज्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मतलब आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप साथियों इस तरीके के मिलान वाले सवाल देखेंगे, साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से आपको ज्यादातर इतिहास में, पॉलिटी में अनुच्छेदों के मिलान वाले या यूपी जीके में साथियों जिले के मिलान वाले सवाल ज्यादा पूछता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। गलत पूछा गया है, कौन सा गलत है? लॉर्ड वेलेजली ने साथियों सहायक संधि शुरू की थी, और ये सहायक संधि उसने 1798 में, 1798 में सबसे पहले शुरू की थी। और इस सहायक संधि की यदि हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले इसने साथियों हैदराबाद के निजाम के ऊपर लगाई थी, तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार की थी। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था क्या? लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से लेकर 1823 तक चलता है, ध्यान रखना, 18 साथियों ध्यान रखना 23 तक। लॉर्ड हेस्टिंग का जो ये चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर में यदि आप आओगे तो क्या दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ है? तो सर हमने पढ़ा था सेकेंड अंग्रेज मराठा युद्ध जो है, ये अंग्रेज मराठा युद्ध जो है ये हमारे भारत में हुआ था। आप सभी को याद रखना चाहिए 1803 से 1805 के बीच में। तो इस बीच तो ये रहा ही नहीं था, इसका मतलब ये वाला गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1700 साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से 29 में सती प्रथा जो है वो बंद की गई थी, जिसे बंगाल नियम 17 कहते हैं, 17वां रेगुलेशन कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। बाकी आपको एक एक शब्द जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी? ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत मिली थी, जिसको हम अध्यादेश कह रहे हैं? आप सभी लोग याद रखना, ये ऑर्डिनेंस था। अध्यादेश हमारे भारतीय संविधान में आप जानते हैं, वर्तमान अगर इसकी स्थिति देखें
तो वर्तमान में आप जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में इसको दिया गया है अध्यादेश को। अध्यादेश साथियों ध्यान रखना राष्ट्रपति जारी करता है, और हमारे देश में सबसे पहली बार अध्यादेश जो है वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को यह अधिकार दिया गया था कि भैया तू जितना चाहे देश को दबा ले, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी को पहली बार अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति दी गई थी। यह अध्यादेश होता क्या था? यह अध्यादेश एक विशेष ताकत थी जिसको विशेष पावर कहते हैं। ध्यान रखना, यह विशेष पावर है, ध्यान रखना, यह विशेष पावर है कोई भी विधेयक या कानून बनाने की। आज के समय में जैसे राष्ट्रपति है तो यह अध्यादेश साथियों जारी करता है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो जारी करता है। बताइए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति कहां से जुड़ी है? तो वो शक्ति हमारे यहां साथियों 1935 के अधिनियम से ली गई है। 1935 के एक्ट से साथियों हमारा वर्तमान अध्यादेश जुड़ा हुआ है। हमारे यहां अध्यादेश जारी करने में सबसे ज्यादा आगे कौन रहा? कौन सा वो राष्ट्रपति था जिसने सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए? तो फखरुद्दीन अहमद थे। फखरुद्दीन ध्यान रखना अली अहमद थे जिन्होंने सर्वाधिक साथियों अध्यादेश जारी किए। अहमद जो हैं ये साथियों ध्यान रखना सभी को याद रखना चाहिए 1974 से 1977 तक आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति रहे, और इन्होंने अध्यादेश की लाइन लगा दी है। ध्यान रखना अध्यादेश की लाइन, जो अध्यादेश होता है इसकी अवधि जो है वो साथियों मात्र 6 सप्ताह होती है। दोनों सदन चल जाएं, दूसरे सदन को जिस दिन से शुरू किया जाता है उसी से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अगर पास किया तो ठीक कानून, नहीं तो ढेर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को आप सभी लोग जानते हैं, थॉमस मुनरो जो है उसने साथियों शुरू किया था। और ये थॉमस मुनरो जो है इसने साथियों कहां पर शुरू किया था? तो ये आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। ये थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को दक्षिण भारत में शुरू करता है। कहां गुरुजी? तो दक्षिण भारत में शुरू करता है। दक्षिण भारत में कहां पर? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू करता है। तो मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू करता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में लगाई गई यह सबसे बड़ी कर व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा साथियों ध्यान रखना 51% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। 51% क्षेत्रफल, यह सबसे बड़ी कर व्यवस्था थी। ध्यान रखना, तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी कर व्यवस्था इसी को कहा जाता था। आप सभी लोग याद रखना। तो इसको हमने मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब देख लो, सवाल नहीं है, यह काला नाग है। काला नाग कसम से कहने डसेगा, ऐसा डसेगा कि तुम पानी भी नहीं मांग पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तुमको दिख रहा होगा मद्रास और बॉम्बे दोनों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छे अच्छों के विकेट गिरे थे इस सवाल में, अच्छे अच्छों के विकेट गिरे थे। क्यों गिरे थे? क्योंकि उन्होंने जैसे देखा मद्रास प्रेसिडेंसी, वाह गुरुजी मजा आ गया, लगा दिया मद्रास, और जिनको नहीं पता था बॉम्बे लगा दिया। दोनों जिसमें है भैया ध्यान रखना, गर्दा मचा देना, गर्दा, और दिखना चाहिए आवाज भाई साहब कि हाँ हमको आया है। निम्नलिखित में से भारतीय अशांति का जनक बताइए, इनमें से किसे कहा जाता है? हमने एक नाम सुना होगा, ना सुना हो तो आल लिख लेना। वेलेंटाइन डे तो तुम मनाते हो ना? नहीं मनाते गुरुजी, ब्लैक डे मनाते हैं। वेलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था, ध्यान रखना, इसको वेलेंटाइन सिरोल कहते थे। ये जो वेलेंटाइन सिरोल था ये साथियों ध्यान रखना एक पत्रकार था, अंग्रेज पत्रकार था। ध्यान रखना, टाइम मैगजीन में लिखता था। साथियों ध्यान रखना ये एक पत्रकार था, और कहां का था? अंग्रेज था। इसने साथियों एक किताब लिखी है अपनी, और उस किताब का नाम है अनरेस्ट ऑफ इंडिया। अनरेस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, अनरेस्ट ऑफ इंडिया। अब तुमको ये अंग्रेजी में देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब है भारत की अशांति। ध्यान से देखना, तो इसने कहा भारत की अशांति, ये इसकी किताब ही है भारत की अशांति। और इस किताब में उसने साथियों बाल गंगाधर तिलक को, बीजी तिलक को कहा कि भैया यही वो व्यक्ति हैं, इनको जेल में डाल दो, भारत में अशांति खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक कहा। तिलक भाई साहब बड़े पढ़े लिखे थे, पेशे से साथियों पत्रकार ये भी थे। इन्होंने केस कर दिया, ध्यान रखना, और केस लड़ने इनको लंदन जाना पड़ा। यह घटना 1917 की है, जब तिलक केस लड़ने लंदन चले गए थे। सवाल पूछेगा बताइए तिलक किस केस का मुकदमा लड़ने लंदन गए थे? तो याद रखना इसी वेलेंटाइन सिरोल का।
केस लड़ने। अगला बताइए, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी से हमारे यहां गरीबी नापी जाती है। और शायद ये जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में 3 देश हैं जो कैलोरी के आधार पर गरीबी नापते हैं। मतलब जानते हो, तुम्हारे भोजन में तुमको जितनी ऊर्जा मिलती है उससे गरीबी नाप लेते हैं। कुल मिला के ये समझ लो, तुम्हारे शरीर में खून निकाल के गरीबी नापी जाती। ऐसा देश हमारा बेहतरीन वाला है। प्रतिदिन मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। तो सबसे पहले इसके लिए तुमको अलग समिति को याद करना पड़ेगा। गुरुजी कैसे याद करें, ये नाम बड़ा अजीब है। ध्यान रखना, तुम्हारे गले से नीचे हलक से नहीं उतर रहा है, इसलिए क्योंकि इसको अलग समिति कहते हैं। यह समिति जो है, ये गरीबी का आकलन करने बनाई गई थी और कहा भारत में गरीबी देखो। तो इसने कहा गरीबी अकेले गांव में नहीं है, शहरों में भी है। तो इसने कहा गांव और शहर में अलग अलग लेवल पे नापेंगे। इसने कहा गांव में जो खेती में काम करते हैं, अगर वो 2400 कैलोरी भोजन में नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो गरीब कहे जाएंगे। और जो शहर में व्यक्ति हैं, अगर वो 2100 कैलोरी नहीं ले रहे तो वो साथियों ध्यान रखना हमारे यहां गरीब कहे जाएंगे। अच्छा देखो, यहां साथियों बहुत बड़ी बात कह दी उसने। शहर के लोग आराम करते हैं, मेहनत इतना नहीं करते, ऑफिस में काम करते हैं तो उनको एनर्जी कम चाहिए। ध्यान रखना, गांव के लोग फड़ुआ चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा। अब यहां कह रहा था शहरी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर 2100 कैलोरी लगा देना। लेकिन यहीं पर तुमको एक छोटा साइड में साथियों लिख देते हैं, एक तेंदुलकर समिति को नोट कर लेना। ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति, ध्यान रखना ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तेंदुलकर समिति जो है, इसने कहा था हमारे यहाँ जो बच्चा गांव में रह रहा है उसको गरीबी के लिए 27 रुपए प्रतिदिन कमाना पड़ेगा, और शहर वाला यदि 32 रुपए प्रतिदिन कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। इन्होंने गांव और शहर के लिए साथियों पैसे से गरीबी का आकलन किया है। तो बताइए वो कौन सा व्यक्ति या समिति थी जिसने पैसे से आकलन किया? तेंदुलकर समिति। और इन्होंने साथियों ध्यान रखना कैलोरी से नापा था। बताइए आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य इसमें क्या है? ग्राम आवंटन। अब यहां पर ABCD 4 ऑप्शन भी तुम्ही को लिखना है, मेहनत करने वालों को भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। बताइए गृह साथियों ऋण उपलब्ध, बेरोजगार को रोजगार, ऐसे कामगारों को साथियों बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा का आवंटन किया जाएगा। आश्रय का मतलब तुम अगर जान गए तो मजा आ जाएगी। सर आश्रय का मतलब होता है किसी को सहारा देना, और सहारा जब जब तुम किसी को दोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारी आश्रय बीमा योजना जो है वो एक तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगी। साथियों ये आश्रय बीमा योजना जो है वो क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। ध्यान रखना, ये आश्रय बीमा योजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों शुरू की थी, तो इसको नोट कर लेना। आश्रय बीमा योजना जो है बताइए कब प्रारंभ की गई थी? तो 2001 में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखना 2001 में। इस योजना का संबंध साथियों ध्यान रखना हमारे यहाँ ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। ध्यान रखना, ये जो बीमा क्षेत्र है ये संघ सूची का विषय है, आप ध्यान रखना। मतलब हमारे यहाँ 7वीं सूची में आता है। ध्यान रखना कौन सी? तो 7वीं सूची जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो संघ सूची है उसमें आपको मिलेगा बीमा क्षेत्र। मतलब इस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। अगला सवाल देखिए 8वां नंबर। बताइए उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहां पर लगाया गया? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है, ये टेक्नोलॉजिया कह के मैं चढ़ाता था तुमको, तब तुमको लगता था अरे यार कैसे बता रहे गुरुजी। ये टेक्नोलॉजिया पार्क है। ध्यान रखना, यहां पर साथियों मेडिसिन या चिकित्सा के बारे में आप सभी लोग पढ़ते हैं, तो चिकित्सा के लिए वैसे भी पूरे भारत में साथियों केंद्र जो बना है वो लखनऊ ही बना है। ध्यान रखना, आप नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद में तुम जानते हो यहां पर तुम्हें ट्रैफिक पार्क मिलेगा। बताइए उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भाई साहब ध्यान रखना यहीं पर बनाया गया इलाहाबाद में। जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ये तुम सबने सुना होगा, 1957 के करीब बनाया गया था। हटा दो सारनाथ, आप जानते हैं यहाँ अशोक का स्तंभ है, और महात्मा बुद्ध ने साथियों ध्यान रखना पहला ज्ञान यहीं पर अपना दिया था। तो पहला ज्ञान जो है वो बुद्ध ने कहां पर भाई साहब अपना दिया था? यहीं पर इन्होंने दिया था, सारनाथ में। सभी को पता है धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? शारदा सहायक शहर नहर योजना, साथियों ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज योजना जो है ये आपको याद रखना होगा। ये हमारे यहाँ साथियों यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। किस पर बनाई गई? यमुना नदी पर। और अगर आपसे कोई पूछे बताइए गोकुल बैराज योजना कब प्रारंभ की गई, तो वर्ष 1990 में साथियों ध्यान रखना
कब मेरे दोस्त? तो याद रखना 1990 में इस योजना को क्या किया गया था साथियों, ध्यान रखना 1990 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो नोट डाल के लिख लेना, 1990 में याद कर लेना। अगला सवाल बताइए, भारत का संविधान प्रेस की आजादी, हमारे यहाँ जो मीडिया है उसकी आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको बताया था हमारे यहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। आप सभी ने सुना है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, ध्यान रखना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो हम किसको कहते हैं? गुरुजी ध्यान रखेंगे, ये मीडिया को कहते हैं, प्रेस को कहते हैं। मीडिया जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 साथियों जो फर्स्ट है उसके ए वाले में अंतर्निहित है। याद रखना इसी में तुमको मीडिया मिल जाएगा, इसी में साथियों तुमको क्या मिल जाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात आरटीआई मिल जाएगा, जिसको सूचना का अधिकार कहते हैं। अब ये सवाल पेपर में आ जाएगा, बताइए सूचना का अधिकार जो है वो साथियों एक तरीके से किस अनुच्छेद में है? तो इसी में दिया गया है, सूचना का अधिकार भी 19 के फर्स्ट के साथियों ध्यान रखना ए में। तो सूचना का अधिकार भी इसी में आपको मिलेगा, गजब का नोट करना, हमारा 19 का साथियों फर्स्ट का ए पार्ट याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए 10वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनमें से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? हमारे देश में केवल 3 ऐसी परिस्थितियां हैं, ध्यान रखना, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 ऐसी परिस्थितियां हैं। अगर इनको तुमने नहीं पढ़ा तो याद रखना तुम्हारा काम बिगाड़ देंगी। और ये 3 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ध्यान से यहां पर एक ट्रायंगल बनाओ। पहली परिस्थिति है अगर कोई देश तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण कर दे, कल को पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। दूसरा, यदि तुम्हारा देश जो है वो साथियों ध्यान रखना आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह में फंस जाए, मतलब देश में ही सशस्त्र विद्रोह होने लगे, तो तुम ऐसा कर सकते हो, ध्यान रखना। बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और साथियों ध्यान रखना यदि हमारी युद्ध की स्थिति आ जाए, मतलब हम कहीं पर युद्ध लड़ने लगे, तो 3 कंडीशन होती हैं, या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसे में साथियों ध्यान रखना संवैधानिक मशीनरी का फेल होना, यह अनुच्छेद 356 है, तो इसमें तो कतई मत फंसना, आर्टिकल 356 ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन जिसमें तीनों है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, डी ऑप्शन लगाओ, ध्यान रखना सही ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी सही हैं, लेकिन ध्यान रखना जिसमें सारे दिए हैं वो सही लगाना है। अगला देखो, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, और अगर तुम मेरे लल्लो हो, कसम से कह रहे सही में कभी भी पीछे मत मोड़ के देखना, एक बार चारों ऑप्शन पढ़ के जरूर देखना। साथियों ध्यान रखना, होमगार्ड की सामान्य अध्ययन की किताब जो थ्योरी और प्रैक्टिस की जबरदस्ती किताबें मात्र 199 रुपए में आपको मिल रही है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा साथियों बैच है अंतिम प्रयास, जिसमें आपको सारी किताबें फ्लोचार्ट के रूप में अवेलेबल हैं। कंटेंट की तुलना पूरे साथियों यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर नहीं कर सकते हो, गजब का है भाई, ये हमारी हिम्मत है जो हम साथियों आपको इतना बेहतरीन 99 रुपए में दे पा रहे हैं। अगला देखो, कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप सभी लोग जानते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में ये कैग का प्रावधान किया गया। गुरुजी कैग की व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो याद रखना सबसे पहले 1935 का आप सभी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ के आओ। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम था, उसमें कैग जो है उसका वर्णन किया गया था, ध्यान रखना कैग, इसको ऑडिटर जनरल कहा गया था, ध्यान रखना ऑडिटर कहा गया था। और इसी ऑडिटर जनरल को हमने सीएजी के रूप में साथियों ग्रहण कर लिया है, ये याद रखना। कह रहा है बताइए सीएजी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हमेशा ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। बताओ इसको शपथ कौन खिलाता है? भूखा रहता है भाई साहब, शपथ कौन खिलाता है? तो गुरुजी इसको शपथ दिलाता है, ध्यान रखना हमारे देश का केवल और केवल राष्ट्रपति। बताइए ये अपनी साथियों ध्यान रखना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो ये रिपोर्ट जो है ये अपनी साथियों ध्यान रखना राष्ट्रपति के सिर पर ही पटकेगा, कहेगा लो तुम अपनी रिपोर्ट बना के दे दी। अगर ये कैग ईमानदारी से काम कर दे तो भारत में आधे नेता जेल में मिले, लिख के ले लो, आधे क्या 90% जेल में मिले। तो ये भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है, ध्यान रखना। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 तक सारी शक्तियां दी गई, लेकिन भैया ये कुछ नहीं करता, नेताओं की सिर्फ एक तरीके से आवभगत में लगा रहता। आप पढ़कर देखना। बताइए निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का होता है, कुल मिला के अभी तक तुमने अनुच्छेद 55 को पढ़ा होगा तो समझ में आएगा कि बताइए राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ता है उसके चुनाव में भाग कौन कौन से लेते हैं लोग? तो भाग लेने वाले लोगों में हमारे यहां दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, बिल्कुल सही है गुरुजी, ले लेंगे। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों का, हा 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 हा,
इतना गहरा दर्द दे दिया इस दूसरी लाइन ने कि पूरा सिस्टम ही फट गया। क्योंकि तुम जानते हो दोनों सदन कभी नहीं, मेरे दोस्त ध्यान रखना, जो विधान परिषद होती है वो भाग नहीं लेती, ध्यान रखना, नहीं भाग लेगी भाई साहब, भाग नहीं लेती। तो विधान परिषद कभी भी भाग नहीं लेती, नोट करके डाल लो। विधान परिषद, पहले गुरुजी कहो विधान परिषद भाग नहीं लेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल 6 राज्यों में है, बाकी राज्य लड़ाई कर डालेंगे, ध्यान रखना। और दूसरा भी द्वितीय वरातन हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अब जिनमें 2 हो सकते हैं वो तो नहीं होगा, जिसमें 2 है उसको काट डालो। गुरुजी ये दोनों तो गए अपने घर। अब देखो जिसमें पहला होगा वो पक्का होगा, तो एक ही बच रहा, गुरुजी यही हो सकता है। अब आप देख लो, कह रहा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा बिल्कुल सही। दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही। अब गुरुजी देख लो, तुम पहले सवाल को देखो, पहला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। तो अब इसमें साथियों तुमको यहां पर देखो मिल रहा है पहला तीसरा, क्योंकि ओ हो भाई साहब, पहला तीसरा चौथा मिल गया इसमें, तो डी ऑप्शन लगाओ ना, डी ऑप्शन लगाओ। पहला भी तो दिया है। मेरी नजरें थोड़ा सा धोखा खा रही हैं इस बार, मेरी नजरें थोड़ा सा धोखा खा रही हैं, लेकिन तुम धोखा मत करना, समझ में आया। दिल भाई साहब बहुत बड़ा है, फटने नहीं देंगे। कह रहा सर जी तुम्हारा दिल फट गया लगता है। अरे दिल कैसे फट जाएगा, फटे हमारे दुश्मन का, उसकी दिल नहीं भाई साहब, बुद्धि फटे, हमारे दिल को कुछ नहीं होगा। दिल फटेगा तो हम भाई साहब हंस लेंगे बहुत जोर से, और क्या होगा। चलो आ जाओ जल्दी से, सवालों को करना मेरे दोस्त, ये सब मजाक की चीजें हैं, लेकिन सीरियसली सवाल बहुत अच्छे हैं। अब देखो, एक छोटा, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बताओ इंद्र क्या है। अरे गुरुजी इंद्र देवता हैं हमारे, इंद्र देवराज कहे जाते हैं, भगवान है। वाह, तुमने धर्म को पकड़ लिया, खत्म हो गया काम। इंद्र को ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कहते हैं। वाह गुरुजी वाह, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कहते हैं, ऋग्वैदिक काल का साथियों प्रमुख देवता कहते हैं। गुरुजी अभी आपने आज ही पढ़ाया है, ध्यान रखना, कौन से होमगार्ड वाले बैच में आज ही साथियों चल रहा था। लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज है कि वो देवता देवियों का खेल नहीं है, ये तुम्हारा असली मजेदार क्वेश्चन है। इंद्र क्या है, तो प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र तुम्हारे अग्नि है, मिसाइल को काई साहब कहते हैं, अग्नि मिसाइल है, तुम जानते हो, त्रिशूल मिसाइल है, ये प्रक्षेपास्त्र है। पहचान करना सीखो। चालक रहित विमान जो है ये निशांत है। अगर कोई पूछे निशांत क्या है, तो ये एक ऐसा साथियों विमान है जिसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हारा जो दोस्त निशांत हो वह का ध्यान रखो, बिना ब्रेक के चलता है, यानी ये निशांत है, ध्यान रखना, आगे जाके शांत हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें भाई साहब क्या ड्राइवर है ही नहीं, ध्यान रखना। टैंक हमारा अर्जुन है, ध्यान रखना, अर्जुन टैंक सुना है, पाकिस्तान को धूल और छक्के छुड़ाने वाला, या पाकिस्तान को डैश 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 बनाने वाला। भाई साहब ये सब पहचान गए, लेकिन रडार के रूप में इंद्र को साथियों पढ़ते हैं। इंद्र आकाश में रहते थे, रडार में पकड़ लेते थे मिसाइल इसाइल को, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर तुमसे कोई कह दे बताओ S-400 क्या है, तो बताओ क्या है। इसके साथ साथ तुमसे पूछेगा बताइए ब्रह्मोस क्या है, बताइए हमारा राफेल क्या है। ये 3 बड़े सवाल फेमस हैं। ये साथियों हमने रूस से लिया है, ध्यान रखना, तो देश से लिख लेना। ब्रह्मोस भी हमने रूस से लिया है, ध्यान रखना, और राफेल हमने फ्रांस से लिया है, ध्यान रखना। राफेल जो है ये लड़ाकू विमान है, मतलब इनकी जरूरत तब पड़ेगी जब लड़ाई होगी, ध्यान रखना। तो क्या है, लड़ाकू विमान है, ध्यान रखना, ये लड़ाकू विमान है, नोट करके डाल लो। जब सवाल आते हैं ना तो ऑप्शन हटाना मुश्किल हो जाता है, तब ये काम आता है। ब्रह्मोस साथियों एक मिसाइल है, ध्यान रखना, क्या है, मिसाइल है, ध्यान रखना, मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान रखना, एयर डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से लिया है, सिस्टम है सिस्टम, और ये ऐसा सिस्टम है कि जहां खड़ा कर दो ऊपर से मिसाइल नहीं गुजरेगी, भाई साहब आसमान में ही कब्र बना देगा, याद रखना। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिसाइलों को ट्रैक करता है। अगला सवाल 14, देखो समय स्थानिक, यहां पर क्या लिखा है, स्थान समान हो, ध्यान रखना, स्थान क्या हो, समान हो, समान हो। तो ऐसे में वो चीज जिनका स्थान या परमाणु क्रमांक समान हो, मेरे दोस्त ध्यान रखना, उनको इसमें रखते हैं। तो परमाणु क्रमांक साथियों और परमाणु भार समान हो, गलत हो जाएगा। केवल परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण तुमको याद रखना चाहिए, बताइए वो कौन सा तत्व है जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। याद रखना, हमारे यहां साथियों ध्यान रखना, हाइड्रोजन, उसका परमाणु भार भिन्न होता है, लेकिन साथियों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भाई साहब समान होता है। सूची 1 को 2 से मिला दीजिए और निये गए कूट से उत्तर, एक तरफ तुम्हारे अमीटर है और दूसरी तरफ मापन राशि। साइंस में भाई साहब हलवा बना दो, सवालों को रगड़ दो एकदम, एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए।
मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं में, आजादी की सौगातों पर तुमको 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। अंतिम एक चुनौती दे दो उस सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे हम सिंगों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है और हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। याद रखना अभी भी हमारे बाजुओं में दम है। जल्दी से देखो, कह रहा है अमीटर आप जानते हैं विद्युत धारा को। अब देखो कितना कंफ्यूज करेगा। तुमने धारा देखा, तुम धारा में बह गए, ध्यान रखना। और यहां पर आगे लिख लेना अमीटर विद्युत धारा को नापता है, ध्यान रखना। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को नापता है, ध्यान रखना। आर्द्रता का मतलब नमी होती है। बैरोमीटर भैया दाब कर देगा बराबर, ध्यान रखना। और तुला, तुला का मतलब तराजू। ध्यान से देखो, तुमको जो समझ में आए वो भाषा पकड़ो। असली सिकंदर वही है जो हारी हुई बाजी को पलट दे, ध्यान रखना। तुला का मतलब तराजू, तराजू का मतलब भार तौलेगा। अब देखो अगर कुछ नहीं आता था तो तुला तराजू डी का दूसरा देखते। देखो डी का दूसरा क्या इसमें है गुरुजी? नहीं। क्या डी का दूसरा इसमें है? नहीं। क्या डी का दूसरा इसमें? नहीं। गुरुजी बस, गुरुजी बस। अब आज के बाद मर भी जाएंगे ना तो ये तरीका नहीं छोड़ेंगे। फिर से कह रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन का तरीका जब तुमको कुछ ना आए तब तुम इसको लगा लेना। आंख का अंधा, कान का बहरा और मुंह से गूंगा, ये तीनों ऐसे तरीके में सफल रहते हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। यदि चलाना आ गया तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, काट डालेगा तीनों ऑप्शन को। अब देखो तुमने लगाया और कैसे सटाक से आंसर निकाला। अगला सवाल बताइए, कल्प योजना। देखो कल्प का मतलब था समय और तुम्हारा चल रहा बुरा समय। याद रखना कल्प योजना जो है ये थी भाई साहब, समय को कहते थे। हमारे यहां यूपी में कल्प योजना जो है वो 2014-15 में चालू की गई थी, ध्यान रखना। और ये एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी। ध्यान रखना किससे जुड़ी हुई थी? तो गुरुजी शिक्षा के क्षेत्र से साथियों जुड़ी थी। तो कल्प योजना जो है ये हमारी प्राथमिक शिक्षा से साथियों जुड़ी थी। इसको प्राथमिक शिक्षा से जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना। अच्छा तुमसे कह दे कि बताओ हमारे यहां मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं शिक्षा का? तो 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आया था, ध्यान रखना। वुड डिस्पैच एक्ट आया था, डिस्पैच एक्ट। इसको कहा गया है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान रखना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है, ध्यान रखना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। अगला सवाल देखो 17 नंबर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भाई साहब बनवासा से निकली। बोलो कहां से निकली? नहर के बारे में पूछे तो बनवासा से निकली, ध्यान रखना। बनवासा से निकली, बनवासा से निकली और ये बनवासा से निकली है, ध्यान रखना। और कहां कहां तक जाएगी? तो भैया यूपी में जाएगी। बड़ी लंबी नहर है और इसको कहते हैं शारदा नहर। ये जो शारदा नहर है ये लगभग 1928 से 30 के बीच में हमारे यहां भाई साहब बनाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी लंबी नहर है, ध्यान रखना। याद रखना केन, बेतवा ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं। घाघरा नदी जिसमें साथियों आप सभी लोग नहाए होंगे कभी ना कभी, ये भी साथियों यूपी के क्षेत्र में बहती है। निचली गंग नहर जो कि साथियों यमुना की सहायक नदियों में से एक गिनी जाती है। अगला सवाल देखो, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान यज्ञ कराए थे, इनमें से बताइए कहां पर कराए थे? सम्राट हर्षवर्धन जो 606 से लेकर 647 तक रहा। भाई साहब एक बात बताएं, तुमको बुरा मत मानना, अगर तुम ब्राह्मण से उसकी दक्षिणा छीन लोगे तो विद्रोह कर देगा। तो हर्ष ने साथियों कन्नौज और प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद या ये धर्म सम्मेलन आयोजित कराया, तो इनका पुरोहित या पंडित किसको चुना? पंडित को पुरोहित कह देते थे, ध्यान रखना। ये जो पुरोहित था वो बना दिया एक चाइनीज को जिसका नाम था हुएनसांग। और यहां के कन्नौज के ब्राह्मणों ने कर दिया भाई साहब विद्रोह। इस हुएनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में साफ साफ लिखा है कि भैया हर्षवर्धन हमको बहुत मानता था, उसने हमको आधुनिक शाक्य मुनि कहा था। मतलब बौद्ध धर्म का एकदम मतलब एक तरीके से आधुनिक शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य मुनि बुद्ध को कहते थे। तो इसको बड़ा ज्ञानी महापुरुष मानते थे, ध्यान रखना। 2 जगह पर इन्होंने ये आयोजित कराया है। खेल खत्म। अगला सवाल देखो जल्दी से 19 नंबर कह रहा निम्नलिखित राजवंशों में किसके
शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। मजेदार चीज, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है तो हटने से पहले ही अपना प्रधानमंत्री दूसरा कोई दे जाए लड़का वड़का। अब मजेदार बात यह है कि जो तुक्का लगाते हैं उनसे एक सवाल है कि अगर तुक्का लगना होता तो ऊपर वाले ने लगा दिया होता, ब्रह्मा जी ने मोदी जी को एक लड़का दे दिया होता और कल को साथियों चोल राजाओं की तरह से झोल झाल कर देते। चोल राजा जो है, इस चोल वंश का आपसे पूछेगा बताइए संस्थापक कौन है, तो याद रखना ये चोल राजा बढ़िया थे, अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी बना देते थे। इनका संस्थापक जो है वो विजयालय को माना जाता है। किसको कहते थे? विजयालय को कहते थे, ध्यान रखना, विजयालय को कहते थे, विजयालय को कहते थे। ये विजयालय जो है वो इस वंश का साथियों संस्थापक था। पूछेगा बताओ सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो सबसे शक्तिशाली जिसको कहते हैं, पहले प्रथम शक्तिशाली याद रखना, तो प्रथम शक्तिशाली राजराज था। प्रथम शक्तिशाली ध्यान रखना, प्रथम शक्तिशाली कौन था, तो राजराज को कहते थे जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, तो राजराज साथियों फर्स्ट था। और सबसे शक्तिशाली अगर आप देखें तो सबसे शक्तिशाली चोल राजा, सबसे शक्तिशाली ध्यान रखना, शक्तिशाली चोल राजा कौन था, तो शक्तिशाली चोल राजा जो रहा वो साथियों ध्यान रखना वो राजेंद्र रहा। कौन रहा? राजेंद्र रहा, राजेंद्र। तो राजेंद्र को नोट कर लेना। अगला सवाल, बताइए भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, और जल्दी से बताओ कहां प्रारंभ किया था, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार। देखो एक बात बता दें, होमगार्ड में 24 लड़कन पर एक नौकरी है, तुम चाहो तो इसका लपेट लो अपने हिस्से में। कांस्टेबल में भी तुमको नौकरी मिल जाएगी, यकीन मानिए, सिर्फ रात वाली ये क्लास अच्छे से लेते रहो और एप्लीकेशन पर 3-4 घंटे टाइम दे दो, दिल लगा के पढ़ लो। मात्र 3 महीने ये जीके जीएस तुम्हारे कांस्टेबल में आपको पूरे नंबर दिलाएगी और तुमको होमगार्ड में भी तुमको बढ़िया नंबर दिला देगी। तो याद रखना भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हमारे देश में वैष्णव संतों ने किया था। किसने? तो वैष्णव संत जो थे उन्होंने किया था, वैष्णव संत। ये वैष्णव संत दक्षिण भारत में मिलते हैं, ध्यान रखना कहां पर, तो दक्षिण भारत में मिलते हैं, दक्षिण भारत में। और ये दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जाने जाते थे, अलवार के नाम से जाने जाते थे। इनकी संख्या कितनी थी, तो अलवारों की संख्या मात्र 12 है, ध्यान रखना 12। ये आप नोट कर लेना। तो अलवार संत जो हैं उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया है। गुरुजी अलवार बताए, नैनार काहे नहीं बता रहे हो? नैनार तो भाई साहब हुक्का पीते हैं। नैनार क्या करते हैं? नैनार भाई साहब हुक्का पीने वालों के साथियों एक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भगवान भोलेनाथ के हमारे साथियों शिष्य हैं, भक्त हैं, और इनकी संख्या जो है वो साथियों आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी ध्यान रखना 12, कुल मिलाकर 63 संख्या इनकी है, ध्यान रखना। तो ऐसे में ये 63 साथियों आपको कौन मिल जाएंगे? नैनार संत मिल जाएंगे जो हुक्का पीते हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। आप सभी लोग याद रखना। एक बच्चा कह रहा सूफी संतों को लगाएंगे गुरुजी। हाँ, तुम्हारे घर की रबड़ी है, फूफा जी को खिलाएंगे, बुआ जी को खिलाएंगे, मामा जी आएंगे उनको कटोरी चटवाएंगे, हैं तुम जो कहोगे सब सही। ये जो सूफी संत हैं ये हमारे देश में सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे, ध्यान रखना, मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे, मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे। और सूफी संतों को जब तुम पढ़ते हो ये चिश्ती कब आए थे, तो 1192 आए थे, ध्यान रखना। इसके पहले क्या हमारे घर में रबड़ी नहीं बनती थी क्या? तुम ही बताओ जरा, नहीं बनती थी क्या? अरे बनती थी गुरुजी रबड़ी, तो हमारे यहाँ के संतों को क्या घास चर गए थे क्या? भाई ऐसे सवालों के उत्तर तो बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास जी बाद में आए, तुलसीदास जी भाई साहब बाद में आए, इनको तो छोड़ ही दो। बताइए 21 नंबर कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। ये 8 दिग्गज का मतलब क्या था? दिग्गज का मतलब वो होता है जो दिक अर्थात दिग मतलब दिशाओं का ही एक तरीके से गज हो यानी हाथी हो, मतलब कुल मिलाकर के अपने क्षेत्र का महारथी हो। ये साथियों 8 तेलुगु के महाविद्वान थे, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, विद्वान लिखा है। 8 विद्वान, तेलुगु के 8 कवि या विद्वान थे, ध्यान रखना। कवि जो होते हैं वो पढ़े लिखे तो होते हैं, तो विद्वान कर देना। ये साथियों कृष्णदेवराय के दरबार में थे, जो खुद साथियों 1509 से लेकर 1529 तक रहा। बताइए ये किस राज्य के राजा थे, तो ये साथियों विजयनगर के राजा थे। और ये विजयनगर साम्राज्य जो है उसके सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाते हैं। तो सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर के यही कहे जाते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो 22 नंबर, सूची 1, 2 मिलान कर दो जल्दी से। देखो आदिल शाह कहां का था? गुरुजी बीजापुर का था। कुतुब शाह कहां पर था? ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अब तुमको क्या, तुमको ये कह दें कि नहीं लगा लो अकबर कहां का राजा था, अकबर की राजधानी क्या थी, बाबर ने कहां पर जन्म लिया था, ये अब सवाल नहीं पूछे जाते मेरे लाडलो। थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बदल लो। अगर नहीं बदल पा रहे हो तो तुमको पेपर अपने आप
बदल देगा। आदिल शाह जो है, जैसे मैंने समझाया, आदिल कहां का है? बीजापुर का है, ध्यान रखना। आदिल कहां का है? बीजापुर का है। कुतुब शाही निजाम गोलकुंडा के क्षेत्र में, बिल्कुल याद रहेगा। निजाम शाही जो है ये अहमदनगर के फोर्ट में रहती थी, ध्यान रखना। और इमाद जो है बरार में रहता था। गुरुजी ए का दूसरा लगाएंगे, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला सवाल देख लो, इस सवाल को याद कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य बनाया जा रहा था तो ये सल्तनतें आगे चलकर टूट गई थी। बताइए किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? भाई साहब, इसके लिए तुमको एक युद्ध याद करना पड़ेगा। इतिहास दो ही चीजों से जुड़ा हुआ है, एक तो युद्ध से और दूसरा, साथियों ध्यान रखना, घटनाओं से। तो अब युद्ध आ गया भाई साहब। युद्ध कौन सा हुआ था? गुरुजी याद आया, भैरोवाल का युद्ध। वाह जी वाह, भैरोवाल ऐसे लग भी रहा है कि जैसे भैरवनाथ या पंजाब के क्षेत्र में पड़ता हो। यह भैरोवाल का युद्ध जो है ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था निश्चित तौर पर। तुम सभी लोग याद रखना, इस युद्ध में एक तरफ जहांगीर की सेना लड़ने आई थी और दूसरी तरफ जहांगीर का ही बेटा भाई साहब, जिसे अकबर राजा बनाना चाहता था, जहांगीर के विरुद्ध उसी का खुद का सगा बेटा जो है वो आ गया था लड़ने, खुसरो, जिनकी सहायता सिखों के अर्जुन देव नामक के गुरु ने की थी। और ये गुरु जो है वो 5वें नंबर के थे, ध्यान रखना। बाद में ये हार जाते हैं। खुसरो कर दिया गया आंख से काना, यानी इसको कर दिया अंधा, ध्यान रखना। और इसकी साथियों अर्जुन देव को मृत्युदंड यानी कह लो कि फांसी की सजा दे दी गई। ये इतिहास में भैरोवाल का युद्ध था जिसे जहांगीर ने जीता था, ध्यान रखना। अर्जुन देव जो है इन्होंने हरि मंदिर का निर्माण कराया है। यह हरि मंदिर वही है जो आगे चलकर के स्वर्ण मंदिर बन जाएगा। नोट करके डाल लो, तो यही आगे चलकर सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मेरा पानी, स्वर्ण मंदिर साथियों बन जाएगा। नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ, ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। बताइए निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू जनजाति के लोग शोक के त्योहार के रूप में साथियों मनाते हैं? आप सभी लोग बताओ। ये जो शोक त्योहार होता है दीपावली टाइम, भाई साहब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मनाती है, जिसको हम सभी लोग कहते हैं थारू, ध्यान रखना। दिवाली, अब देखो एक बात बताओ तुम, दीपावली और दिवाली में क्या अंतर है? गुरुजी दीपावली में हम सभी लोग दीप जलाते हैं, ध्यान रखना, दीपावली में दीप जलाते हैं। और दिवाली में क्या करते हैं गुरुजी? दिवाली, ये शब्द ही साथियों हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से गलत बोलते हैं, कह देते हैं दिवाली यानी दिलवालों की भाई साहब वाली। अब तुम इसको याद रखना, ऐसा कोई शब्द बनाया नहीं गया है, ये हम बोलचाल में बोल देते हैं। अब एग्जामिनर भी भाई साहब शुद्ध देसी रहा होगा तो उसने क्या कर दिया? दिवाली बोल दिया होगा, ध्यान रखना। दिवाली को भाई साहब क्या करते हैं? आप सभी लोग याद रखना। वैसे यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी यही है, ध्यान रखना। गुरुजी ये सबसे बड़ी जनजाति है तो पाई कहां जाती? यूपी का मुख्य रूप से कौन सा जिला है जिसमें ये पाई जाती है? तो बाबा गोरखनाथ, भाई योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर को बनवाने वाले मुख्यमंत्रियों में नाम आता है। तुम जान के नोट कर लेना भाई साहब, ये गोरखपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गोरखपुर में बताइए कौन सी जनजाति थारू, याद रखना साथियों, शोक त्योहार के रूप में, ये आपको नोट कर लेना होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी, बताइए कौन से घराने से थी? तो ये थी भाई साहब बनारस घराने से गिरजा देवी, और लखनऊ घराने को था। अब इसको मैं आपको बताऊं क्या है, ध्यान रखना, इसको क्यों मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार जीके क्लास, लव क्लास, वाह, इतना प्यार तुम जीके क्लास के साथ दिखाओगे, कसम से कह रहे हैं डायबिटीज हो जाएगी जीके की, क्योंकि हम पढ़ाते बहुत जबरदस्त है। हमारी क्लास को रेगुलर ले लोगे ना, अगले 3 महीने बाद तुम मास्टर बन जाओगे। और बताओ तुम, अगर तुम्हारा बेस मजबूत है, हमारी क्लास पढ़ने के बाद 3 महीने बाद हमारा ही स्टूडेंट हमारे सामने आ गया, कहता है गुरुजी हमको पढ़ाना है, और नाम है उसका आसिम। साथियों मैं आपको सही में बता रहा हूं, ये लाइव डेमो की बात बता रहा हूं। कह रहा है हमने इतिहास इतनी गजब की पढ़ ली है, कहो तुमका उसको कमेंट दिखा दें। अभी कल परसों में आया था गुरुजी पीसीएस का हमारा पेपर का रिजल्ट चेक कर दो कि हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचो पढ़ाने की बात कर रहे हैं और पीसीएस का रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन विद्यार्थी होते हैं ऐसे, हमसे हमारी जान निकलवा लेंगे। गुरुजी नोट्स भेज दो इतिहास के, हम नोट्स भेज करके अपने पैर कटवा लेते हैं। और विद्यार्थी क्या करते हैं, गुरुजी अब हमको कहीं नौकरी लगवा दो, हमको पढ़ाना है। समझ में आ, ये सारे के सारे। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी दिखाओ, तुमको दिखाएं भी, ये देखो हमारा फोन नंबर है, तुम इसमें जाके देख लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित सर एग्जामपुर है, वहां सब कुछ डाल देवे, ठीक। तुम कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लियो। बाकी खुदा की कसम कह रहे, झूठ नहीं बोलते, कभी भी आज तक कसम खाई हुई नहीं है, इसलिए तुमसे सही में बता रहे। नाम है उस बच्चे का आशिम, और उसी ने साथियों ये मैसेज किया था। तुमको लग रहा होगा झूठ हम बोलते होंगे, लेकिन ऐसा जिंदगी में आज तक नहीं किया, हमने अभी तक मैसेज नहीं देखा। अब तुम इसके कॉल मैसेज देख लेना। ये भाई साहब आसिम है, इसका
एड्रेस भी हमारे पास पड़ा है क्योंकि एडमिट कार्ड है। इसका सेंटर जो गया था वो गया था बरेली में भैया। रोल नंबर इसका है 02645577। पीसीएस का इसका पेपर था। पिताजी का नाम जमील अहमद है और इनका नाम है आसिम अहमद। इनको हमने पढ़ाया पीसीएस में, वो हमसे कह रहे हैं टीचर बनवाओ गुरुजी, कुछ जुगाड़ लगाओ। अब बताओ तुम समझ रहे हो? अब तुमको क्या लगता है हम ही पढ़ाएं, हम ही अपना कंटेंट दो, बाद में साथियों देखना ऐसे ही। तो इसीलिए कहते 3 महीने मात्र अच्छे से दिल लगा पढ़ लो, टीचर बनने की तुम लायक हो जाओगे अगर बेस मजबूत है तो। अब तुम बेस कैसे मजबूत करोगे वो तुम समझो। तो गिरजा देवी बनारस घराने से, लखनऊ घराने से लच्छू महाराज मिलेंगे। अब इतना अच्छा समझाई देते हैं कि आपको खुद से सारी चीजें याद हो जाएंगी। साथियों इससे जुड़े हुए बिरजू महाराज मिल जाएंगे, ध्यान रखना बिरजू महाराज मिल जाएंगे। बिरजू महाराज थे गुरु और ये था चेला, चेला ऊपर गुरु नीचे। बिरजू महाराज को कत्थक का किंग कहते हैं। बताइए किसको कत्थक का राजा कहते हैं? तो कत्थक का राजा या कत्थक का किंग किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना। लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। पेपर में सवाल पूछे, उड़ा देना, एकदम कैश में खरीद लेना इस सवाल को। अगला सवाल 26 नंबर। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है। सवाल सुनो कितना बढ़िया है। नोबल पुरस्कार 1901 में और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में शुरू किए गए। प्रारंभ कब हुए? 1957 और 1958 में विनोबा भावे जो आचार्य थे उनको दे दिया गया। ध्यान रखना विनोबा भावे को 1958 में दिया गया। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। ये भूदान आंदोलन को साथियों कब शुरू करते हैं? 1951 में। पूछेगा कहां से, तो आंध्र प्रदेश उस समय कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना में पड़ता है। ध्यान रखना तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव है जहां से इन्होंने साथियों शुरू किया था। तो साथियों पोचमपल्ली गांव है जहां से इन्होंने शुरू किया था, ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई कह दे बताइए मैग्सेसे अवार्ड को रवीश कुमार नामक पत्रकार हैं, आपने सुना होगा। कितने लोग रवीश कुमार जी को जानते हैं? निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सरकार को हमेशा घेरे में खड़े रहते हैं, तो इसलिए इनका हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये वास्तविक पत्रकारिता करते हैं। रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे पूर्व में साथियों अरविंद केजरीवाल जी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसको आप नोट कर लेना, ध्यान रखना। क्लियर है? ये आप सभी लोग ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए। किरण बेदी हमारे भारत की पहली आईपीएस है और इंदिरा गांधी जी को हम प्रणाम करते हैं, ये लौह महिला है। इन जैसा प्रधानमंत्री हमारे भारत में सौभाग्य से ही मिलता है, याद रखना। हम इनको सत सत प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। बताइए ग्रेनाइट पट्टियां जिससे स्लेट या पत्थर बनाए जाते हैं, बताइए कौन सी चट्टान से मिलते हैं? आप सभी ने सुना होगा हमारे यहां आग का गोला जब ठंडा होता है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तुम सभी ने पढ़ा है आग्नेय चट्टानें जो हैं जैसे ज्वालामुखी फटता है। गुरुजी बिल्कुल सही कहा आपने। ज्वालामुखी क्या होता है भैया? फटता है। तो ज्वालामुखी फटेगा तो इसके नीचे जो है वो मैग्मा रहता है, ध्यान रखना। मैग्मा वही पिघला हुआ लावा होता है जो ऊपर जाकर जम जाता है। तो जो चट्टानें लावा से बनी है उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं और आग्नेय चट्टानों के ऊपर की कहानी ग्रेनाइट पत्थर बताते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना, तो इनसे मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि आग्नेय चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, मतलब मिनरल नहीं पाए जाते, खनिज नहीं पाए जाते। तो बताइए वो कौन सी चट्टान है जिसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, यानी खनिज नहीं पाए जाते? तो आग्नेय चट्टानें हैं जिनमें मिनरल्स या खनिज जो है वो साथियों नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। हमारे यहां बताइए आप सभी लोगों को कह रहा है ग्रेनाइट पत्थर कहां पर मिलते हैं? तो चुनार का किला आपको मिलेगा, बड़ा फेमस है ये चुनार का किला जो है, उसमें इनका प्रयोग किया गया है। चुनार का क्षेत्र जो है वो ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। अगला सवाल। वैसे राजस्थान खूब फेमस है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये लखनऊ में बनाई गई है 1988 में साथियों, ध्यान रखना। इसको प्रयोग के तौर पर बनाया गया था और याद रखना इसमें लगभग 250 सीटें हैं जो पूरे भारत में साथियों, ध्यान रखना, सबसे बड़ी साथियों नक्षत्रशाला के रूप में बनाई गई थी। हालांकि ये काफी समय से बंद है क्योंकि इसमें साथियों एक तरीके से बहुत डरावने दृश्य हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने हृदयघात मरीजों को ध्यान में रखते इसे रोक दिया था। सच्चाई पूछो तो हो सकता है अंदर का हो कोई राजनीति ही हो, याद रखना। वैसे तुम सभी लोग जानते हो हमारे यहाँ इलाहाबाद में आपको पता है अकबर का किला मिलता है, ध्यान रखना, आजाद जी के नाम पर साथियों, ध्यान रखना। आपको पार्क मिलता है जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क कहते थे। गोरखपुर में तुम जानते हो गोरख धाम मिलता है साथियों, गोरखनाथ का मंदिर है। और ये आप सभी को पता है यहां से कल्याण पत्रिका छपती है जिसे गीता प्रेस छापता है, जो सवाल में आपके पूछा जा चुका है।
ये यूपी पुलिस का सवाल है। गीता प्रेस कहां पर है? और मथुरा आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पेड़ों के लिए जाना जाता है, मतलब स्वीट्स, मिठाई के लिए। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल इनमें से कहां पड़ता है? देखो, जब तक तुम नैमिषारण्य को याद करोगे भूल जाओगे। अब तुम नैमिषारण्य से जुड़ी मेरी एक 10 सेकंड की कहानी याद करो। मैं बचपन में 4 साल 5 साल का था, अपने मौसी के लड़के के साथ घूमने गया। हमको यहां पर गिरवी रख दिया था उसने, कसम से बता रहे, झूठ नहीं कह रहे। 10 मतलब चाट की दुनैया मिलती थी बरगद के पेड़ में, भाई साहब पत्ते होते हैं जो, उन्हीं पत्तों की दुनैया में हमको चाट लगा के दी। शायद 2-2 रुपए की थी, 5 रुपया थे नहीं हमारे पास। उसने सोचा हमारे पास होंगे और हमने सोचा उसके पास, खिला के हमको गिरवी रख दिया यहीं पर नैमिषारण्य में। और यहां पर एक कुंड पड़ता है, ध्यान रखना, कुंड। ये कहते हैं भगवान विष्णु का कुंड है। और यहां पर नहाने के बाद अमृत बरसता है, मतलब यहां से लोग पुण्य पाते हैं। तो याद रखना ये सीतापुर में पड़ता है, बहुत शानदार सी जगह है नैमिषारण्य जगह, आप याद रखना। वैसे हमारे यहाँ ऋषि दधीची हुए हैं, आपने सुना है दधीची के बारे में? ध्यान रखना, दधीची ऋषि जो थे उनका आश्रम आपको यहीं पर मिलेगा, दधीची आश्रम। ज्यादा विकसित पहले नहीं था हमारे जमाने, मतलब हम जब गए थे ना तो बालामऊ एक ट्रेन जाती है और बालामऊ से ही पटरी बदलनी पड़ती है। और उसी पटरी से साथियों ध्यान रखना एक तरीके से मतलब हम पहुंचे थे, हमारे एक जान पहचान के लोग भी वहां पर रहते थे, एक मतलब थे साधु संत महात्मा, वो लेके गए थे। तो वहां पर बड़ा मजा तो आया, लेकिन भाई साहब बड़ा डर गए हम। पहले गिरवी रख दिया हमको उसने, कसम से झूठ नहीं कह रहे। ये तो कहो मेरी चाची बहुत तेज थी, वो ढूंढने पहुंच गई, फिर बजाया भी बहुत उसको, कम से कम बता तो देते गिरवी रखाए हैं। आज सोचो अगर हम गिरवी रखे होते तुमको पढ़ाते हैं यहाँ? कैसे पढ़ाते? नहीं पढ़ाते, है ना? तो कितनी बड़ी बात है। जल्दी से देखो, इसीलिए कहते हैं जीके जीएस पढ़ो नहीं, जीके जीएस को समझो। टाइम लगेगा, थोड़ा सा लग जाने दो, लेकिन आज के बाद तुमको दधीची ऋषि जैसे हड्डी दान किए थे, ध्यान किए थे विश्व कल्याण के लिए, वैसे तुम्हारे गुरुजी वहां पर दान हो जाते चाट के चक्कर में मात्र 2 रुपया की। आगे देखो, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा देता है? मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। 88 दिन में सूर्य का चक्कर, ध्यान रखना, सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर, ये याद रखना, 88 दिन में सूर्य का चक्कर। और हमारी पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी गुरुजी 365.4 दिन में चक्कर लगाती है, ध्यान रखना, 4 दिन में चक्कर लगाती। वाह गुरुजी वाह। तो बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में चक्कर लगा देता है और ये सूर्य के सबसे नजदीक भी है। बस खत्म, समझ में आया? ये आप सभी लोगों को याद रखना है। हाँ, वही पोछा मारते गुरुजी, और क्या, तुम इससे ज्यादा तो कह नहीं सकते थे। ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं गुरुजी तुम भी बगल में चाट की दुकान लगाते और जो गिरवी रखने वाली परंपरा थी उसको खत्म कर देते। ये सोच दिखाती तुम्हारी। आगे चलो, अगला सवाल कह रहा है, अच्छा देखो यहां पर एक प्लूटो ग्रह है, ये यम कहा जाता था, ध्यान रखना। और इसको 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ था, उससे इसको हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। ग्रह हमारे 8 ही हैं, प्लूटो पहले नवा ग्रह घोषित किया गया था लेकिन हटा दिया गया। भारत में बताइए आतंकवादियों ने संसद पर हमला कब किया था? यह हमला 2000 साथियों ध्यान रखना 1 का है। और कब किया गया था बताइए? किस आतंकी संगठन ने किया था? तो लश्कर-ए-तैयबा ने किया था, ध्यान रखना, लश्कर-ए-तैयबा ने किया था, ध्यान रखना, तैयबा ने किया था, ध्यान रखना, लश्कर-ए-तैयबा ने। साथियों इसको सपोर्ट मिला था अलकायदा ने, अलकायदा ने। कितने लोग मारे गए थे? ध्यान रखना, तो 14 लोग याद रखना मारे गए थे। 13 लोगों पे साथियों आप जानते 13वीं होती है, 14 लोग जो हैं उनको एक तरीके से इसमें आप देखेंगे कि उनका निधन हो गया था। संसद पर हमला किया किसने था? ये जरूरी था, ये संगठन है पाकिस्तान से पोषित चलता था, मतलब पैसा इसको यही देता था। बताइए कब एक तरीके से हमला हुआ था? तो जिसपे तीर मारा है 13 दिसंबर को ही ये हमला हुआ था, ध्यान रखना, आतंकवादी। उस समय हमारे देश में माननीय श्री अटल जी की सरकार चल रही थी, अटल जी की प्रधानमंत्री की सरकार थी। अटल जी ने साथियों एक तरीके से कुछ गलतियां पहले करी थी, अब हम तो नहीं होते, हमारी क्या औकात कि हम अटल जी में गलतियां निकाल सकें, हमारी क्या औकात कि हम राहुल गांधी जी में या मोदी जी में गलतियां निकाल सकें, लेकिन हम राजनीतिक साथियों सच्चाई बताते हैं। अटल जी ने थोड़ी गलती उसके पहले की थी जब हमारे देश में आतंकवादियों ने हमारा विमान हाईजेक किया, ध्यान रखना, विमान अपहरण किया। आतंकवादियों को अटल जी ने छुड़वाया था, यह बहुत गलत बात थी। 4 आतंकियों को छोड़ा था, मांगा 36 थे उन लोगों ने। पाकिस्तानियों ने 36 आतंकी मांगे थे, ये जो तालिबान वाले हैं उन्होंने मांगे थे। जब आतंकियों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में भारत से 36 कैदी मांगे थे, तब केवल
भारत वालों ने, तब केवल भारत वालों ने निर्णय एक लिया होता और उन 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे पाकिस्तानी रावलपिंडी को कि भीष्म पितामह क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी थे, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी थे। ये कायरता का ना खेल हुआ होता यदि दिल्ली की गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता। साथियों, उन 36 में 4 आतंकियों को हमने छोड़ा था और वही हमारे देश में बम विस्फोट करने के लिए खड़े हो गए थे। बताइए, विश्व में सबसे गहरी झील, विश्व में तुम सभी लोग बताओ कि भौकाल किसका है? तो सर रूस का भौकाल है। तो भौकाल का याद रखना, इसको भयकाल से याद करो। रूस साथियों ध्यान रखना, आपको याद हो जाएगा भैया, रूस में पड़ती है बैकाल झील। ये जो टिटिकाका झील है ये भाई साहब चिली और पेरू के क्षेत्र में पड़ती है भैया, चिली और पेरू के क्षेत्र में। और तुमको हम एक बात बता दें, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है जहां पर जहाज समुद्री चलाए जा सकते हैं। तो चाहे तो लिख लो कि विश्व की सबसे ऊंची झील, ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील, ध्यान रखना, ऊंची झील जो जहाज चलाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, जहाज चलाए जा सकते हैं, पूरी लाइन को समझना, चलाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, वो सबसे ऊंची झील जो है वो यही है। साथियों, मृत सागर आप जानते हैं ये कहां पर पड़ता है? सभी लोगों को पता है ये सबसे खारा सागर है, जहां से साथियों पानी जो है बहुत खारा पड़ता है। ये हमारे यूरोप के साइड में पड़ता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में पड़ती है, नील नदी यहीं से निकली है, आप जानते हैं अफ्रीका से पड़ती है। ध्यान रखना, नील नदी यहीं से निकली है, विक्टोरिया झील के पास से ही। 33 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र में फैला है? तो पृथ्वी के सबसे बड़े भाग में आप जानते हैं लगभग 71% भाग में समुद्र है। ध्यान रखना, जल ही जल है और बचा हुआ 29% भाग स्थल है, जो तुम सभी लोग पढ़ते चले आते हो, स्थल है, स्थल है। तो सबसे बड़ा भाग समुद्र है, जल है, खेल खत्म। अगला सवाल देखो, बताइए 34, अकबर ने सबसे पहले राजपूत संबंध कहां स्थापित किए थे? जब अकबर, साथियों ध्यान रखना, 1562 के करीब करीब, कब भैया? 1562। साथियों, ये आमेर के राजवंशों के पास गया, तो आमेर के क्षेत्र में गया तो वहां पर कछवाहा राजवंश था, कछवाहा राजवंश। और ये कछवाहा राजवंश के राजा जो थे वो भारमल थे, जिन्होंने साथियों अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं जोधाबाई था, ध्यान रखना, जिसको वैसे प्यार से लोग हरखाबाई कहते थे, इस हरखाबाई का विवाह कर दिया था अकबर से। और अकबर इसके बाद में इनको जोधाबाई उपाधि दे देता है, ध्यान रखना। तो जोधाबाई से सबसे पहले किया था, कछवाहों से किया था। ये जो साथियों भारमल थे, इनके बेटे थे भगवान दास, ध्यान रखना। तो पुत्र कौन थे? भगवान दास थे। और भगवान के पुत्र साथियों ध्यान रखना मानसिंह थे, जो अकबर के मुख्य सेनापतियों में आते थे। याद रखना, इसी पूरे परिवार को आप समझकर अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल 35 नंबर, आगरा शहर की स्थापना बताइए कब और किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी और आगे चल करके 1506 में इसने साथियों ध्यान रखना आगरा को राजधानी बना दी थी। तो आगरा को राजधानी बताइए कब बनाई? तो 1506 में बनाई। ध्यान रखना, नोट डालकर लिख लेना। बाकी आप सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ जो सिकंदर लोदी है या ऐसा व्यक्ति है, कबीरदास जी को भी नहीं छोड़ता। बताइए कबीरदास जी को किसने साथियों दंडित करने का एक तरीके से प्लान बनाया था? तो कबीर से विवाद इसका हो गया था, ध्यान रखना, विवाद हो गया था, इसीलिए इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग बहुत भयंकर रोग होता है, शरीर पूरा एकदम दर्द करता है भाई साहब, ध्यान रखना। अगला सवाल, क्या सवाल, क्या भाई साहब अगला सवाल है, वाह मजा आ गई गुरुजी। ध्यान रखना, हमारा होमगार्ड का जो बैच है जिसमें 41,424 पद पर भर्ती कराई जा रही है, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे हमारे संस्थान के बच्चे हों। हम जी जान लगा देंगे, रात में पढ़ाएंगे, दिन में पढ़ाएंगे, हर एक साथियों ध्यान रखना सीट पे कब्जा कर लेंगे, कब्जा छा जाएंगे, बस और कुछ नहीं कहते। याद रखना ये अंतिम प्रयास बैच है जिसमें दिल जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। फ्लो चार्ट वाली किताबें एप्लीकेशन पर पीडीएफ के फॉर्म में अपडेट करा दी गई हैं। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेज, डेली 6-7 घंटे की क्लासेज, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 1 दिसंबर से क्लासेज चालू हो गई, मात्र 99 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। बहुत शानदार सा बैच है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत मजा आएगा, बहुत गजब का बैच है। अगला सवाल देखिए, बताइए त्रिरत्न का सिद्धांत सम्यक धारणा, चरित्र और ज्ञान का सिद्धांत जो है वो किस धर्म में है? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ 2 ही ऐसे धर्म हैं जिसमें त्रिरत्न है। ध्यान रखना, त्रिरत्न किसमें किसमें है? ध्यान रखना 2 धर्मों में है, एक तो बौद्ध वाले में है,
बौद्ध धर्म में जब जाओगे तो आपको तीन रत्न कौन कौन से मिलेंगे। एक तो खुद बुद्ध है, दूसरा उनका साथियों धर्म है जिसको धम्म कहते हैं, और तीसरा जो उन्होंने संघ बनाया था। इसके बाद जैन धर्म में जाओगे तो जैन धर्म वाले ये सामने दिए गए हैं, बस खत्म कर लो। ये चाचा जान को याद रखना, हमारे सम्यक धारणा चरित्र और सम्यक साथियों हमारा ज्ञान जो है वो इसमें आता है, ध्यान रखना। बाकी आपको ईसाई में मिलेगा ही नहीं। बताइए साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। साइमन कमीशन जो है इसका गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था इसका साथियों ध्यान रखना 1927 में, और यह गठन हुआ था लंदन में। ये लोग लंदन से रबड़ी खाने में भारत आए थे। इनको लगता था भारत में रसगुल्ले गरम गरम मिलेंगे, रबड़ी ठंडी ठंडी मिलेगी, और ये साथियों ध्यान रखना भारत में जब पहुंचे तो जगह जगह पर इनको मिले क्या, काले झंडे। गुस्सा गए, खौरिया गए, इन्होंने सोचा भारत को बर्बाद करेंगे। भी देखना प्लानिंग इनकी कितनी जहर है। भारत में ये पहली बार जब पहुंचे 3 फरवरी 1900 ध्यान रखना 28 को, तो इनका विरोध किया गया इस बात को लेकर क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, और इरविन ने साथियों ध्यान रखना सभी विदेशियों को बुलाया था। तो याद रखना सब के सब विदेशी थे, विदेशी का मतलब अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज इरविन की सलाह पर रखे गए थे। तो विरोध का मेन कारण यह था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसका साथियों हमारे देश के नेताओं ने खासकर लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, और लाला लाजपत राय की साथियों 17 नवंबर को हत्या हो जाती है, क्योंकि वो 30 साथियों अक्टूबर को लाठीचार्ज में घायल हुए थे। 1928 में इनकी साथियों ध्यान रखना हत्या हो जाती है। तो लाला जी की हत्या इसी केस के मैटर में हुई थी। गोल्डन धान, तुम लोग खूब बिरयानी चपकाते हो भाई साहब, देर तेरी की गुरुजी बिरयानी मिल जाए मजा आ जाती। कौन सी? वेज बिरयानी, उसमें सोयाबीन मिली हो, प्याज मिला हो और खट्टी वाली चटनी हो, वाह क्या बात है। नहीं गुरुजी खट्टी नहीं, लाल चटनी मिल जाए मजा आ जाती है। ये जो बिरयानी खाते हो ना, ये चाइना वाले चावलों से बनती है। ये जो आप पढ़ते हो गोल्डन राइस जो है, इसका पिता कौन है, तो इसका पापा जो है वो चाइना है, चीन ने बनाया है, ध्यान रखना। रबड़ जैसे बाढ़ते हैं, ऐसे पकड़ लो एक कोना दूसरे कोने से खट्ट से बाढ़ेगा। याद रखना विटामिन ए इसमें मिलता है, बस इतना याद रखना, बाकी और कुछ नहीं। तुमने सुना होगा हमारे देसी चावल खाओ साथियों, फूल जाता है शरीर, वजन बढ़ता है। इन चावलों को खाओगे तुम्हें विटामिन ए मिल जाएगा, तुम रेटिनाल जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाओगे। तो चाइना वाले कितने गजब के लोग हैं। रेटिनाल जो है वो इसमें होता है, जिसकी कमी से तुमको आंखों का एक रोग रतौंधी जो है वो साथियों नहीं होगा। ध्यान रखना, अच्छा काम किया है, लेकिन साथियों चाइना की चीज है, भरोसा नहीं, पता लगे खा ले और ही बवाल हो जाए, है ना। आगे देखो 29 नंबर, 1 को 2 से मिलाना है, कुल मिलाकर सिखाना है मुझे तुम्हें जीके जीएस, ये जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम सोचो 19 साल की उम्र में ना सीख पाए गोल्डन चावल क्या होते हैं, और तुमको अगर हमने मात्र 10 सेकंड में सिखा दिया हो चाइना का प्रोडक्ट है, विटामिन ए पाया जाता है, रेटिनाल होता है, तुम सब जान गए। अब ये कला जो है मैं जानता हूं मेरे अंदर आपको नहीं दिखेगी ना, मैं ये कहूंगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम मेरी मतलब हर चीज भूल जाना, लेकिन यार कॉन्सेप्ट गजब का है, सिखा के भेजूंगा जीके जीएस, याद रखना। और अगर तुमको पसंद है ना तो एक बार दिल भेज दो। और ये जो मौसी के लड़के हमारे ये ऐसे कर रहे हैं ना, जमुहाई फेंक देंगे क्लास के बाहर अगर दोबारा जमुहाई आई तो। हैं, हमने तुम्हें कसम खा के बुलाया है क्या कि आ जाओ तुम, हैं तुम्हारे फूफा जी की यहाँ पर बरसी चल रही है, तुम्हारे फूफा जी की एनिवर्सरी चल रही है, जो बुलाया था हमने तुम्हें, आए हो पढ़ने के लिए, होमगार्ड तुमको बना रहे हो जबरदस्ती का, ऐसे करके हमको दिखाओगे ना तो हम ऐसे कर देंगे। ध्यान रखना, दोबारा मत दिख जाना हमारी क्लास में। ऐसे करने वाले, इनसे हमारा खून खौलता है। एक तो इतना अच्छा मेहनत करके चिल्ला के पढ़ा रहे, दूसरा ऐसे कर रहे, मतलब भगवान माफ नहीं करेगा, कसम से कह रहे हैं। पढ़ लो, दिमाग ना फालतू में अपना खराब करो, आ जाओ जल्दी से। नींद लग रही है, जाओ भला आप सो के दिखा देना, जाओ हम तो कह रहे हैं, जाओ सो के दिखा दो जाके भला। नींद नहीं आएगी, रील चलाओगे, करवट लोगे, चुप्पे चुप्पे हमारी क्लास में झांकोगे, लेकिन तुमको मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, सिरका और अचार में पाया जाता है एसिटिक एसिड। खाओ सिरका भाई साहब, बहुत गंभीर बीमारियां होती है, इलाज कराने के लिए डॉक्टर तक मना कर देते हैं। इसीलिए एसिटिक एसिड जो अचार वचार बनाते हैं उसमें थोड़ा डालना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। जो प्राइवेट दुकानों से खरीद के खाते हो ना, बहुत मुश्किल है, समझ में आ।
क्लियर है, बैक क्लासेस कवर हो जाएंगी जितनी एप्लीकेशन पर हैं। इसके बाद सोडा वाटर या अन्य शीतल पदार्थ जो हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, तो कार्बोलिक एसिड मिलता है और सेब में मैलिक एसिड मिलता है, ध्यान रखना। तो आप लगा लो ए का साथियों क्या हो जाएगा, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, ए का चौथा। इसमें नहीं दिया है गुरुजी, इसमें नहीं दिया है। इसके बाद आपको दूसरे का मिल जाएगा भाई, अचार में एसिटिक एसिड, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा इसमें है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ऐसे थोड़े ना कहते हैं, देखो सिखाने के लिए कुछ बहुत बोल देते हैं, अगर कभी तो बुरा नहीं मानना, इसलिए बोलते हैं कि तुमको समझ में आ जाए और कुछ नहीं। समझ में आया? आगे देखो, कह रहा है मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में हमको मिलते हैं। बताइए कब मिलते हैं? भाग 3 में। और इनको दिया गया है आर्टिकल किसमें? तो आर्टिकल साथियों ध्यान रखना हमारे 12 से लेकर 35 तक। ध्यान रखना किस अनुच्छेद में? बच्चों के शोषण से संबंधित। तुमको आजकल के यूट्यूब के ज्ञान लेकर के जो बच्चे मिलते हैं उनका शोषण करके कोई दिखाए भला। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को काम पे नहीं लगाओगे। अरे ये करते ही नहीं काम। ध्यान रखना इस अनुच्छेद में संशोधन करना चाहिए, इसमें लिखवाना चाहिए कि हल्के फुल्के काम करो। अच्छी बात यह 14 साल तक के बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको काम नहीं करना है। अगर उनको यह पता चल जाए कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि हम शोषण नहीं कराएंगे, भैया बहुत बेकार तरीके से कसम से इसका दुरुपयोग हो, वो रील ही देखते रहे बैठ करके। सही में अच्छा तुम बताओ, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि व्यापार नहीं करेंगे। कौन सा? देह व्यापार। ध्यान रखना जो देह व्यापार होता है उसको नहीं कराएंगे, इससे बच्चों को दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत है, छुआछूत जो है उसका अंत किया गया है। ध्यान रखना छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 19 जो है ये सभी लोगों को पता है, स्वतंत्रता देता है, आप सभी लोगों को याद होगा, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना। यकीन मानिए सही में कह रहे हैं, अगर बच्चों को मिल जाए ये अधिकार, बता दो कल अपने घर में किसी बच्चे को कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि तुमको काम पे नहीं लगाया जाएगा, तुम पढ़े पढ़े सिर्फ रील देखोगे, रील देख देख के मोटे हो जाओगे। सही में बताएं सबसे ज्यादा दुरुपयोग वो करने लगे। और परसों संविधान में संशोधन का, अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी ने एक बार, एक महिला ने पूछा था कि भैया बता दो हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, मोदी जी ने क्या कहा, ये पबजी वाला है क्या? अरे जाकर सर्च कर लेना, रील बहुत वायरल थी। याद रखना बहुत खतरनाक अनुच्छेद है 24, अब ये बदलेगा नहीं, भूल के दिखाना तुम अनुच्छेद 24। बस यही कह रहा हूं कि ये टीचर नहीं है, ये जान झोंक के यहां तक पहुंचे हैं। ध्यान रखना। अगला बताइए, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। देखो 2 संस्थाएं हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हमारा राष्ट्रपति है, ये एक दूसरे के समधी समझो। याद रखना सुप्रीम कोर्ट को जरूरत होगी तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास, और जब राष्ट्रपति को जरूरत होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। तो ये समधी हैं, एक दूसरे गले मिल जाते हैं, ऐसे याद करो। तो अनुच्छेद इसमें 143 आपको पढ़ने को मिलेगा, 143। इसमें क्या कहा गया है कि भैया विधि का कोई प्रश्न होगा तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो परमिशन ले सकता है। ध्यान रखना बाकी इनकी किसी की हिम्मत नहीं कि मांग लें, ये कोई मांग ही नहीं सकते, इनके पास वो दम ही नहीं है। ध्यान रखना कुल मिला के। क्लियर? बस ये याद रखना अनुच्छेद 143 भैया बहुत खतरनाक लिखा है। ध्यान रखना 143 मतलब देख रहे हो, ये प्रवीण नाम का बच्चा कह रहा है गुरुजी इसका मतलब होता है आई लव यू। वाह, आई लव यू टू बच्चा, लेकिन तुम भूल गए कल को अगर, तो याद रखना राष्ट्रपति भी चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा। तुम इसको पढ़ लो, उसको बाद में याद कर लेना। अगला सवाल देखो, देखो अच्छे से याद करो, निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? पूरी दुनिया को जब पढ़ोगे तुम सभी लोग जानते हो विश्व में सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया है, जहां की अगर तुम नोट या मुद्रा को देखोगे ना तो उसमें साथियों हमारे गणेश जी की फोटो छपती है। वाह जी वाह, ये लोग अपने देश में रामायण का पाठ कराते हैं और हमारे यहाँ जो हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, वो इनके यहाँ साथियों देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत गजब का साथियों, कितना बढ़िया कल्चर है इंडोनेशिया का। समझ में आया? ये आप सभी लोग देखिए, एक बार मेरा कमेंट देख लिया भाई कमेंट। आगे देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तो छुट्टे छुट्टे राज्य हैं। बताइए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था 1960 के वर्ष में, आप सभी लोग जानते हैं, और इसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि कॉलेज। तो नाम भी नोट कर लो, इसका क्या था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि कॉलेज, गोविंद वल्लभ पंत साथियों ध्यान रखना कृषि कॉलेज, कृषि कॉलेज। बताइए हमारे यहाँ हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन थी? तो हरित क्रांति जो हमारे यहाँ हुई थी उसकी जन्म स्थली कौन सी थी? तो जन्म स्थली ध्यान रखना इसी को कहते हैं, ध्यान रखना।
क्लियर। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, अभी बताया भाई साहब राष्ट्रपति से लेगा परमिशन अनुच्छेद 143 में। भैया जल्दी से बताइए अगला सवाल, दी गई घटनाओं को क्रम से लगाइए और बताइए इनमें से कूट के आधार पर सही क्रम क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था, ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को, डेट मत याद करना, इसे वर्ष याद कर लो, वैसे ही मिल जाएगा मिलान में। बाकी अगर डेट याद करना है तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, फिर तो सॉल्व करने में बड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक इसकी दांडी यात्रा निकलती रही, फिर 8 अगस्त को भारत छोड़ो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अब क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान रखना, मार्च के महीने में, ध्यान रखना, ये हो गया था असफल, ये असफल हुआ तभी भारत छोड़ो शुरू हुआ था। तो इसका मतलब पहले क्रिप्स आया होगा फिर भारत छोड़ो। तो सबसे पहले सविनय यानी पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, 1 2 4 3 जहां हो लगा लो, 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, ये आया था मार्च के महीने में और ये शुरू हुआ अगस्त में। तो ये याद रखना 8 अगस्त को ये साथियों ध्यान रखना शुरू हो गया था, मतलब इसकी असफलता के बाद ये शुरू हुआ है, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बताइए टाका इनमें से किसकी मतलब एक तरीके से मिश्र धातु है। बातें मत करिए, अंकित सर की क्लास में बात करने पर बात दबा दी जाती है, ध्यान रखना, मतलब आवाज निकली तो आवाज जो है वो साथियों एक तरीके से दबा दी जाएगी। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए इनमें से टाका कौन सी साथियों मिश्र धातु है। तो टाका जो है ये कैसे बनती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना होगा। बातें मत करिए सर, आपको और पंकज सर बहुत अच्छा समझाते हैं, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, गजब के पढ़िए भाई साहब, सारे टीचर एग्जामपुर के यार बढ़िया हैं, है ना, सब बढ़िया हैं। आप ये तो सोचो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए 10:30 बजे रात में भी। टाका जो है ये तांबा और टिन धातु का साथियों मिश्रण है, आप नोट कर लेना। हमारे यहाँ जैसे तुमको जस्ता मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं, इसी तरीके से तुमको कांसा मिलेगा, ध्यान रखना, कांसा। कांसा जो है ये तांबा और टिन को मिलाकर बनता था, तांबा और टिन को, ये हमारे यहाँ की सबसे प्राचीनतम धातुओं में से आते थे, इन्हीं के प्राचीन काल में सिक्के मिलते थे। धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है, आप लगा लेना, क्योंकि इसमें आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है, ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन यानी नीली हरी साथियों ध्यान रखना, आपको एल्गी मिलेगी, ध्यान रहेगा, क्लियर। अगला सवाल देखिए, बताइए सब्जी उत्पादन में भारत का पहला स्थान भाई साहब नहीं है, दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चाइना है, प्रथम नंबर पर चीन है, ध्यान रखना, डॉट करके डाल लेना, पहले नंबर पर चाइना, भारत का स्थान दूसरा है। हमने साथियों एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया था, तो इसको आप नोट कर लेना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ध्यान रखना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये हमने शुरू किया था मिशन, जो 2005 और 6 के वर्ष में शुरू किया था। इस मिशन के तहत उद्देश्य था भारत को फल और सब्जी के मामले में टॉप पे लेके चलना, ध्यान रखना। तो ऐसे में हम अभी तक नहीं पहुंचे, दूसरे नंबर पे हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक डाटा मैं आपको लिखाऊं, अभी 2025 का जो डाटा है साथियों भारत के कृषि मंत्रालय ने जारी किया है, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट जो है वो आई है। इसमें साथियों सब्जी उत्पादन में पहले वेस्ट बंगाल था, ध्यान रखना, लेकिन अभी सब्जी उत्पादन में नंबर 1 जो है वो भारत का उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल आ गया है। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो वो 2025 के करंट अफेयर्स से प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अपडेट कर लो, प्लीज आपसे विनती है कि अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अब सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल नहीं है, यूपी अपना नंबर 1 आ चुका है। बोलो कितने लोगों को याद रहेगा, सवाल आ गया दिमाग में, तुरंत याद करा दिया। बाकी राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से 6, जिसके तहत भारत को सब्जी उत्पादन में नंबर 1 लाना था, उद्देश्य फल पकाने में कौन सा साथियों हार्मोन, हमारे यहाँ तो फल पकाने में साथियों जो मिल जाए वही काम आ जाता है, एथिलीन को साथियों यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ देसी लोग क्या करते थे भाई साहब, गांव में गड्ढा खोद के गाड़ देते थे, नहीं कुछ मिला तो झोलम डाल देते थे, नहीं कुछ मिला तो मटकी में डाल देते थे, जिसको गांव में बढ़िया बोल देते थे, और जब कुछ नहीं मिलता था तो भुसौरम गाड़ आते थे। भाई साहब कितने लोगों ने अपने घर की जो अमियां हैं, ध्यान रखना, अमिया जानते हैं आम की कच्ची गुठलियां, मतलब कच्चा फल साथियों, ध्यान रखना, इसको भूसे में गाड़ देते थे, ध्यान रखना। वैसे साथियों कुछ लोग कार्बाइड लगा देते हैं, जो कि एक जहरीली साथियों गैस के रूप में जानी जाती है, हालांकि साथियों ये पत्थर के रूप में जमी होती है, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखो 50 नंबर, हम हल्दी का भाई साहब तना यूज करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं तना यूज करते हैं। अगर तुमसे कोई कह दे बताइए अदरक क्या है, तुरंत चिल्ला के कहना गुरुजी तना है। भलाओ भाई लहसुन और प्याज क्या है,
तुमने कह दिया गुरुजी तना है, तुमने लगा दिया। लहसुन और प्याज को भी भाई साहब ध्यान रखना तना, तो लहसुन और प्याज जो है ये भी तने में आता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से बताइए नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, आप सभी को अभी पढ़ाया था, धान के खेत में मिलती है और धान के खेत में मीथेन गैस भी मिलती है, ये सभी लोगों को याद होगा। मीथेन गैस जो है वो साथियों मिलती है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, कितने लोग हैं जो 100 सवाल करना चाहते हैं? जिनको भागना हो, भगोड़े हो, वो पहले भाग जाएं, चिल्लाना ना पड़े, पहले बता रहे हैं, सही में सिंपल है ना। देखो यार, मेहनत करते हैं और हमें उम्मीद है कि तुम इतनी संख्या से तो कम नहीं होगे। लाइक और शेयर करना अलग बात है, मैंने तुमसे नहीं कहा कि लाइक और शेयर करो, लेकिन जितने हो यार उतने तो मेहनत से पढ़ लो। 100 के 100 करके जाओ। होमगार्ड में कम से कम तुमको 2 घंटे बैठने का सही सलीका सिखा दूंगा, सही तरीके से कैसे बैठा जाता है, कैसे सवाल किए जाते हैं। जीके जीएससी तो करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 25 मिनट लगेगा 50 अगले सवाल कराने में, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधे उत्तर सीधे सवाल। ध्यान रखना, 50 सवाल करा दिए खूब डिटेल से। बताइए हमारे यहां इनमें से कौन एक अप्रासंगिक है? साथियों सेंसेक्स आप जानते हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसी का साथियों बीएसई का सूचकांक है सेंसेक्स। साथियों ध्यान रखना, सूचकांक है, सूचकांक, और इसमें 30 कंपनियां जो हैं उन्हीं की लिस्ट जारी होती रहती सूचकांक। साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1875 में बनाया गया था और हमारे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज इसी को कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं एशिया का पूरे। ध्यान रखना, एशिया का पूरे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। साथियों अगर आपसे कोई पूछे निफ्टी 50, तो ये आप ध्यान रखना, ये भी शेयर बाजार से जुड़ी 50 कंपनियों की लिस्ट है, बहुत ही शानदार। ये जो सैप्स है ये अलग है। अच्छा, ये सैप्स क्या होता है गुरुजी? सैप्स का अर्थ होता है हिंदी में रस। ध्यान रखना, वाह गुरुजी वाह, वीर रस, करुण रस, शोक रस, आ हा, ये रस वाला चैप्टर गुरुजी, वाह वाह। घर वाले नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे घर वालों को सुला दो, एक बार सो जाओ घर वालों, हैं जल्दी से आ जाओ। अगर घर वालों में से और कोई नहीं मान रहा है तो बात अलग है, तो तुम जा सकते हो, उसके लिए हम नहीं मना करेंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते बने रहने चाहिए। नौकरी ना मिले जाए ऐसी तैसीम, रिश्ते बने रहने चाहिए। कुल मिला के रिश्ता है तो दुनिया है, और वही रिश्ते लात मारते हैं थोड़े दिन बाद जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है। ध्यान रखना, आजमा के देख लो, तुम जो सबसे सगा रिश्ता हो उससे 5,000 रुपए मांगो और 15 दिन ना दो और फिर से 2,000 मांग लो, रिश्ता टूट गया, पहली बार में टूट जाएगा। और रिश्ते की पहचान करनी हो, जो दीदी जीजा तुम्हारे हैं, जो बुआ फूफा है, जो तुम्हारे खोपड़ी पे चढ़े रहते हैं, उनसे कह दो कि हमारा पेपर लगा है मुंबई में, फूफा चलना है, 2 दिन टाइम लगेगा। फूफा सच में बता रहे हैं, तुमको ऐसी बीमारी बताएंगे जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं मिलेगा, कसम से कह रहे हैं, आजमा के देख लो। ये सब कुछ तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम उन रिश्तों में पगलाए जाते हो। समझ में आगे आ जाओ। कह रहा केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी व्यय क्या है? आप सभी लोगों ने 2025 और 26 का हमारा बजट पढ़ा होगा, उसमें भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है? तो बताइए भारत सरकार जो है उसका सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? तो सबसे बड़ा खर्च जो है वो ब्याज की अदायगी में है, यानी दुनिया के जिन जिन देशों से हमने पैसा उधार लिया है उनको साथियों हम क्या कहते हैं भाई साहब? ध्यान रखना, देते हैं पैसा। और सबसे बड़ी आय भी यही है, ध्यान रखना। और अगर कह दें सबसे बड़ी आय क्या है, तो जो ब्याज हमें मिलता है, जिन लोगों को हमने लोन दे रखा है, वो हमारी सबसे बड़ी आय है। अगला सवाल देखिए 54 नंबर। भारत में श्वेत क्रांति जो है इसका जनक आप सभी लोग जानते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध वाली क्रांति से, ध्यान रखना, दूध से। इसको हम सभी लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। बताइए ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध किससे है? ये कब शुरू किया गया था? 1970 में प्रारंभ किया गया था। इसको गुजरात से प्रारंभ किया गया था और इस गुजरात की जो गिर नस्ल की गायें हैं साथियों, उन्हीं से शुरू किया गया था। इसको आप सभी लोग याद रखना। साथियों आपसे पूछेगा बताइए हमारे यहाँ इसके लिए कौन सी संस्था? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, जिसको एनडीडी भी कहते हैं, उसने साथियों ध्यान रखना 1965 में इसकी स्थापना हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई थी। और इसका अध्यक्ष जो है वो कौन बना था? तो अध्यक्ष साथियों वर्गीज कुरियन को बनाया गया था। इनको आगे चलकर यह जिम्मेदारी दी गई कि भैया तुम हमारे देश में दूध का संकट दूर करो। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगला सवाल बताइए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हमने आपको कल बताया था रग्बी खेल जो होता है इसमें सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं। सर्वाधिक खिलाड़ी किसमें होते हैं? रग्बी में। कितने होते हैं गुरुजी? 15। बाकी रग्बी लीग जो होती है उसमें 13 ही खिलाड़ी होते हैं। यह आप सभी लोगों को पता होगा। रग्बी
लीग में मात्र 13 खिलाड़ी जो हैं उनको साथियों एक तरीके से रखा जाता है। अगर आपसे कहे बताइए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो साथियों ध्यान रखना जल में खेला जाता है। इसमें साथियों मतलब जहां पर पानी एक तरीके से भरा होता है, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। साथियों हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना अगर आपसे कोई पूछे क्रिकेट में कितने होते हैं, क्रिकेट में आप जानते हैं 11 होते हैं। साथियों हॉकी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं, इन सब में साथियों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। लगा लेना 11 याद रखना। वैसे 11 खिलाड़ियों को रखा जाता है, आप सभी लोग याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए 12 खिलाड़ी किसमें होते हैं, तो हेड बॉल जो होता है, ध्यान रखना हेड बॉल जो होता है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखना इसमें 12 होते हैं। आगे चलो अगला सवाल बताइए। 55 नंबर के बाद सवाल के पहले तुमको हम होमगार्ड में सिलेक्शन के लिए एक रास्ता बताते हैं, जिसका साथियों आप सभी लोग एक तरीके से फायदा उठा लीजिए। यह अंतिम प्रयास बैच है, सब लोग इससे जुड़ जाइए। ध्यान रखना इसमें आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स पूरे चार्ट के रूप में बनाकर भेजे गए हैं, एप्लीकेशन पर अपलोड है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की लाइव क्लास है, डेली 6-7 घंटे क्लासेस, क्वेश्चन डेली 50 कराए जाते हैं। 99 रुपए में ये बैच है। मात्र आप में से 20,000 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर है। आप सभी लोग ध्यान रखना कितने में है, 99 रुपए में है। ध्यान रखना कितने में है, 99 रुपए में है। ध्यान रखना कितने में है, 99 रुपए में ये ऑफर है। ध्यान रखना कितने में है, जल्दी से बताओ। मात्र 99 रुपए में है ना, क्या है भाई। आगे चलो, क्लियर है तो ले लेना है। 1 दिसंबर से क्लासेस चालू है भी, मात्र 1 ही 2 टॉपिक इसमें हुए हैं। अगला सवाल देखिए, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है। गलत पूछ रहा है। सबसे पहले सच में बताऊं, असली योद्धा वही होता है जो जहां पे गलती हो उसको पकड़ ले, है ना। देखो हमारे यहाँ के एडिटर भैया कितने गजब के आदमी हैं। पानी की बोतल 1 घंटा पहले लेके गए हैं और उनका पता है कि सर पढ़ा रहे हैं, प्यासे हैं, सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है गुरुजी बहुत बहुत लॉयल हैं, बड़े सीधे हैं। हम बहुत सीधे हैं ना, कुछ कहते तो है नहीं। अभी देखो हम बताते हैं इनको आज। देख रहे हो कितनी गजब की बेइज्जती है। पानी भी ले गए, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से। बताइए बिरजू महाराज, अभी बताया। देखो लाइट यहाँ की बंद हो गई है ना। यहाँ थोड़ा सा तार लग जाता है तो थोड़ा उजेला आता रहता है चेहरे पे, है ना। ऐसा लगता है गुरुजी जग रहे हैं। नहीं तो आधे लोग तो चेहरा न देखेंगे, आंखें नहीं देखेंगे तो कहेंगे सो ही गए मास्टर जी, है ना। चलो आ जाओ। अब देखो जरा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, पूरे विश्व में फेमस हैं, ये दोनों तो सही हैं। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते हैं, तबला बजाते हैं, जिसको आज जनक जो है, मतलब इसके पिता जो है वो अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। ध्यान रखना अमीर खुसरो, अमीर खुसरो नोट करके डाल लेना, खुसरो साहब को लगा लेना, ठीक है। तो ये गलत है, ध्यान रखना। अगला सवाल बताइए 57 नंबर। मोहिनी अट्टम आप जानते हैं हमारे भगवान विष्णु जी जो हैं, इन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था। ये भारत के केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखना। एक तो मोहिनी अट्टम है और दूसरा साथियों हमारे यहाँ आप सभी को पता है कथकली किया जाता है। ध्यान रखना कथकली केरल में किया जाता है। ले आए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। ले गए थे दूसरे आकाश भैया और दे आए हो तुम, बहुत बढ़िया। पानी तो मिला कम से कम, प्यास लगी थी यार। चलो चलो आ जाओ, जल्दी से करते हैं थोड़ा सा कुछ सवालों को। आंध्र प्रदेश जो है ये साथियों ध्यान रखना कुचिपुड़ी यहाँ पर होता है। थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ जाएगी। अब कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है, ध्यान रखना यक्षगान किया जाता है। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, ध्यान रखना भरतनाट्यम जो है वो किया जाता है। ध्यान रखना दासियां करती थी मंदिर अंदिर में। अगला सवाल कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, इसको हम सभी लोग WTO कहते हैं। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा वाशिंगटन में, जिनेवा साथियों ध्यान रखना स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, सभी लोग याद रखना। होमगार्ड में DG साहब वाला हमारे बगल में है।
बहुत ही शानदार। अब देखो जरा, आप सभी लोगों को ये याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए 59 नंबर, चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं जिनको किसने बनाया था, जो किससे संबंधित हैं? तो ये भर्तहरि नाम के ऋषि जो हैं उनसे साथियों संबंधित हैं। रामानंदी जो है ये प्रयाग में अपना आश्रम बनाते हैं, याद रखना। इनके जो गुरु हैं वो रामानुजाचार्य थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठ बनवाए हैं चारों दिशाओं में, और चैतन्य महाप्रभु असम के बहुत बड़े संत थे। अगला सवाल 60 नंबर, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। अब देखो, बौद्ध धर्म में जो दिया गया है उस पर विचार करना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता था, होता था। बौद्ध धर्म में साथियों बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म जो है, ध्यान रखना, बुद्ध ने साथियों पुनर्जन्म जो है उसको क्या किया है, माना है, ध्यान रखना। तो पुनर्जन्म जो है उसको माना है, ये 2 चीजें मानी है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आत्मा की सत्ता के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने ना तो आत्मा को माना ना तो परमात्मा को माना। इन्होंने कहा है परमात्मा नहीं होता था, ध्यान रखना, परमात्मा नहीं। तो ये ध्यान रखना, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कर्म नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि कर्म तो होता है ना। बुद्ध ने क्या कहा था कि कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों होते हैं, तो पहला गलत है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। देखो, बौद्ध धर्म का तुरंत ही तुमको सारा चैप्टर का निचोड़ जो है वो एक तरीके से समझा दिया। अगला सवाल देखो, तो डी ऑप्शन ए रॉन्ग और आपका आर सही। अष्टाध्यायी जो है इसका लेखक पाणिनि को मानते हैं। ये व्याकरण की पहली किताब है, ध्यान रखना। व्याकरण जो है उसकी पहली किताब कही गई है, ध्यान रखना, व्याकरण की पहली किताब। याद कर लो सभी के सभी, जितना याद है उससे थोड़ा सा अंदर चलो। इसमें 8 अध्याय हैं, ध्यान रखना। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। इसमें बताओ श्लोक कितने हैं? ऋग्वेद में तुमने पढ़ा है श्लोक कितने हैं? तो श्लोक ऋग्वेद में 1028 हैं, इसमें 3863 श्लोक हैं, ध्यान रखना। वाल्मीकि जी जानते हैं आप सभी लोग रामायण को लिखते हैं। वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं? रामायण लिखते हैं। साथियों वेद व्यास जी महाभारत को लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने वेदों का संकलन किया है, आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने उपनिषद जो है उनके संकलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सुख जो है इन्होंने सुख वेद लिखा है, ध्यान रखना, जिसको हमारे यहाँ साथियों एक तरीके से अथर्ववेद पर आधारित माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए हैं, याद रखना। श्रृंगेरी कर्नाटक में है, द्वारका साथियों गुजरात में है, जोशी मठ आप सभी को पता है हमारा उत्तराखंड में, लेकिन प्रयाग में नहीं स्थापित किया, हटा दो। याद रखना, कांची में कोई मठ नहीं है साथियों। इसी तरीके से वाराणसी में कोई मठ नहीं है। जोशी मठ उत्तराखंड में है, आप सभी लोग जानते हैं, यूके में है। द्वारका गुजरात में पड़ता है। पुरी जगन्नाथ आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा में पड़ता है। और श्रृंगेरी कर्नाटक में पड़ता है। ये चारों मठ इन्होंने बनाए थे। इसी को कहते हैं भारत में सांस्कृतिक एकीकरण। 8वीं शताब्दी के करीब साथियों शंकराचार्य जी हमारे देश में थे, जिन्होंने ये सब कुछ कर दिया था। आप सभी लोग याद रखना, 8th सेंचुरी के करीब करीब आपको मिलेंगे। शंकराचार्य दक्षिण भारत में थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं, बताइए निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के साथियों शिष्य थे। आप सभी लोग याद रखना, इनको गजे सकर भी कहते थे। निजामुद्दीन औलिया जो है ये चौथे साथियों ध्यान रखना, 4th साथियों ध्यान रखना, चिश्ती कहे गए हैं, चौथे चिश्ती कहे गए हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे पहला चिश्ती कौन था, तो पहला चिश्ती हम सभी लोग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को लगाते हैं, पहला चिश्ती कहते हैं, ध्यान रखना। इनकी अजमेर में साथियों ध्यान रखना केंद्र है, और ये 1192 में भारत आए थे, ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई कह दे बताइए हमारे यहाँ जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनका किससे विवाद हो गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हो गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हो गया था, गयासुद्दीन से साथियों ध्यान रखना विवाद, ये तुगलक था, ध्यान रखना। इन्होंने ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि हनुस दिल्ली दूरस्त, ये आप सभी लोगों को याद होगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिए 64 नंबर। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है? मतलब ये कह लो कि हमारे यहाँ बोरिंग से सबसे ज्यादा सिंचाई, बताइए किस राज्य से होती है? अब तो समझ में आएगा ना। बोरिंग तो जानते हो ना, समरसेबल की बोरिंग की जाती है, इंजन से बोरिंग, आप सभी लोगों को याद रखना है, या आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा यूपी में की जाती है। गुरुजी यूपी का कौन सा जिला है, यूपी का जिला जिसमें सबसे ज्यादा साथियों सिंचाई की जाती है बोरिंग से या समरसेबल से? तो नंबर 1 पर फतेहपुर आपको मिलेगा भैया, याद रखना, बहुत फेमस सवाल है, याद करके डाल लेना। अगला सवाल देखिए 65 नंबर। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है? हल्दिया ये साथियों वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जामनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, क्या भाई साहब नहीं? जामनगर रिफाइनरी है, आप जानते हैं गुजरात में पड़ता है। आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जामनगर कहां पड़ता है? तो सर गुजरात में पड़ता है, ये हम सभी लोगों ने पढ़ाया है और आपने भी पढ़ा होगा। तो जामनगर सबसे पहले जो आपको बता रहा हूं, हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है।
जामनगर रिफाइनरी है, एशिया की सबसे बड़ी है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो एक तरीके से बनाई गई है। इसके बाद नुमालीगढ़ जो है ये साथियों हमको मिलता है कहां पर, साथियों ध्यान रखना, नुमालीगढ़ पड़ता है असम में, तेल खान है, ध्यान रखना। यहां पर पेट्रोलियम का कुआं मिला है, ध्यान रखना, ये भी गलत हो गया। तो पनानगुंडी जो है ये तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा वो पनानगुंडी तमिलनाडु वाला हो जाएगा, लगा लेना, बिल्कुल सही है, पनानगुंडी तमिलनाडु में है। बाकी ये तीनों गलत हैं, सही वाला इधर है, ये सब गलत है और सही पूछा गया था, लगा लेना। इनमें से कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। एस्चुरी बनाने का मतलब क्या होता है, एस्चुरी बनाने का मतलब अपने साथ गाद नहीं लाई है, ध्यान रखना, गाद नहीं लाई। गाद का मतलब जानते क्या होता है, कुल मिलाकर ये कह लो कि मिट्टी इत्यादि जो कचरा है वो नहीं लाई है। अपने साथ लाई क्या है, तो पानी लेकर आई हैं केवल, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। और ये नदियां दो हैं साथियों, ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती को याद रखना, ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ध्यान रखना। गाद साथियों लेकर अपने साथ नहीं आती हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन, आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं आपातकाल, आपने पढ़ा है। हमारे यहां जब आपातकाल की स्थिति आती है, अनुच्छेद 352 में साफ साफ लिखा गया है कि हमारे यहां साथियों अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि इसके लिए अनुमोदन साथियों मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर 1 महीने के अंदर कर दिया जाना चाहिए, 1 महीने या 30 दिन जो पहले हो जाए उसी में। 14 दिन साथियों धन विधेयक के लिए होता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है, ध्यान रखना, राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, और इसी तरीके से विधान परिषद 14 दिन रोक सकती है। याद रखना, आप कुछ बच्चे कहेंगे भैया गुरुजी संसद के एक साल में 2 साथियों ध्यान रखना सत्र जरूर आयोजित होने चाहिए, तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। कोई सांसद या विधायक 2 महीने या 60 दिन से ज्यादा अगर गायब होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर इतना गायब रहता है तो सांसद बिना बताए गया है तो भैया उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, ध्यान रखना, सदस्यता जो है वो खत्म, ये आप ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको सारे मैंने रूल रेगुलेशन जितने हैं वो सब समझा दिए। एक बच्चा कह रहा पॉलिटी नहीं आती है मुझे, तुम आई किसी दिन 6 घंटे का मैराथन लेंगे पॉलिटी की, पूरा धुआं कर देंगे, सारे 395 अनुच्छेद एक झटके में याद कराने गारंटी लेते हैं। अगला सवाल, 67 के बाद 68वां कौन सा राष्ट्रीय नेता था। 1925 केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष साथियों वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। वैसे साथियों 1900 आपने पढ़ा था 25 के ही 1923 के वर्ष में एक साथियों पार्टी बनाई गई थी जिसको खिलाफत स्वराज पार्टी कहते थे। याद रखना इसको क्या नाम दिया गया था, स्वराज पार्टी। इस पार्टी को मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। तो स्थापना किसने की थी, तो मोती, याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था 1923 में। और इनके साथ जुड़े थे सीआर दास। सीआर दास जो है उनको हम सभी लोग जानते हैं, देश बंधु के नाम से जानते हैं। साथियों ध्यान रखना इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। 1925 के चुनाव में विट्ठल भाई को पहला भारत का स्पीकर बनाया गया था। बताइए 14 जून 1947 को कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इस प्रस्ताव के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जून 1947 में हमारे देश में आचार्य जेबी कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष बना दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद 1934 में अध्यक्ष बने रहे और इसके बाद साथियों 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन जब समय बचा था तो इन्होंने की थी अध्यक्षता। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक बार 1931 कराची अधिवेशन में, जहां पर गांधी जी का काले झंडा दिखाए गए रहे, उसकी अध्यक्षता की है। जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का डर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, क्योंकि क्रांतिकारी भाई साहब इनके ऊपर दबाव बना ले गए थे, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1936 लखनऊ अधिवेशन और साथियों 1937 फैजपुर अधिवेशन, याद रखना, इनकी अध्यक्षता जो है वो साथियों ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बताइए कांग्रेस का पहली बार किसी गांव में कौन सा अधिवेशन बुलाया गया था, तो फैजपुर 1937, लखनऊ 1936। आप सभी लोग याद रखना इन तीनों के अध्यक्ष हमारे देश के नेता जवाहरलाल नेहरू थे। यहां भारत में एक बड़ी क्रांति होने वाली, भाग चलो भागो भागो भागो, ये किसने कहा था, जल्दी से बताइए। आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में बैल था, भाई साहब बैल, आपने पढ़ा होगा। गुरुजी याद आया 1943 में इस बैल को वायसराय बनाया गया था। 1943 से लेकर 1947 तक ये बैल हमारे देश का वायसराय रहा। इस बैल ने साथियों देखा जब 16 अगस्त को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, तो ये याद रखना 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा, जिन्ना ने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। सीधी कार्यवाही दिवस इसी को कहते हैं भैया, डायरेक्ट एक्शन डे जो है
वो एक तरीके से घोषित कर दिया। ध्यान रखना, भीषण दंगे शुरू हो गए, इसने तुरंत चिट्ठी लिखी, भाग लो यहां से भैया, क्रांति होने वाली है। अरविंदो घोष ने अपना आश्रम जो है, जिसको ओराविले आश्रम कहते हैं, आश्रम का नाम है ओराविले आश्रम। ध्यान रखना, ये ओराविले आश्रम जो है इन्होंने पांडुचेरी में बनाया है। ये पांडुचेरी जो है ये साथियों ध्यान रखना, पहले पुर्तगाली फिर फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ये पांडुचेरी आप सभी लोगों को याद रखना है, जहां अरविंदो का आश्रम था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप ध्यान रखना, ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति से साइन कराने पड़ते हैं, तो प्रस्तुत करने से पहले, ध्यान रखना, करने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उसके हस्ताक्षर, राष्ट्रपति हस्ताक्षर जो है वो दो विधेयकों में पहले कर देता है, एक तो संविधान संशोधन वाले पे और दूसरा साथियों ध्यान रखना धन विधेयक पे। तो ये आप नोट कर लेना। 73 नंबर सवाल देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में आता है, भाग 12 में है, और भाग 12 जो है ये कानूनी अधिकार में आता है। तो लगा लीजिए, अब हमारे यहाँ ये ना तो मौलिक अधिकार बचा ना नैतिक अधिकार बचा है, वैधानिक अधिकार अर्थात विधान के अंतर्गत आता है, इसे लगा लेना। तो ये केवल और केवल वैधानिक या कानूनी अधिकार के घेरे में आता है। ध्यान रखना, पहले यह अधिकार हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में आता था, अनुच्छेद 31 में आता था, और आप जानते हैं अनुच्छेद साथियों जो 19 का 1 का एफ था उसमें आता था। ध्यान रखना, लेकिन हमने एक संशोधन कराया है जिसको 44वां संशोधन कहते हैं 1978 में, और इसके बाद हमने क्या कर दिया है भाई साहब, इसको यहां टांग दिया है। ध्यान रखना, क्लियर है? ये मोरारजी की साथियों चाल थी पूरी। बताइए अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का साथियों एक तरीके से सुपड़ा जो है वो साफ कर दिया था? अमेरिका ने बताइए इनमें से किस साथियों एक तरीके से काम को किया था? जल्दी से बताइए फटाफट, बहुत ही शानदार सवाल है, जल्दी से। अमेरिका ने साथियों जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से। तो ऑपरेशन साथियों मिडनाइट हैमर जो है उसी का प्रयोग किया था अमेरिका ने, और भाई साहब इसको पूरा ढेर कर दिया था। ध्यान रखना, अभी आपने ऑपरेशन शिवा सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में साथियों एक तरीके से शुरू किया गया था। आप सभी लोगों को पता है, गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया था वो अमरनाथ यात्रा को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं वो रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा आप जानते हैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, आप सभी को याद होगा। समझ में आ सर, अब की नींद आ रही है, जमुहाई अगर ली हमारी क्लास में तो हम तुमको बहुत बुरी तरीके से भगाएंगे फिर। समझ में आ, याद रखना, सबके सब पढ़ने वाले विद्यार्थी प्लीज डिस्टर्ब ना करो। ध्यान रखना, रोहित शर्मा को आप जानते हैं मुंबई का हीरो कहते हैं, और इनको साथियों आप सभी लोग जानते हैं हिटमैन के नाम से जाना गया है। तो बताइए हमारे यहाँ उप साथियों ध्यान रखना, नाम इनका क्या है? हिटमैन है, मुंबई के लिए खेलते हैं आईपीएल में। बताइए आरबीआई ने भाई साहब एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी भारत की ई कॉमर्स कंपनी के रूप में साथियों बन गई है? तो ये अभी हाल ही में साथियों फ्लिपकार्ट बनी है, जिसको बहुत लेकर के चर्चा भी थी। फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ एग्जामपुर भी साथियों जुड़ा हुआ है। तो तुमको फ्लिपकार्ट का फायदा दिखाएं? गुरुजी दिखा ही दो, हैं सही में दिखा दें? चलो दिखा देते हैं। तो ये तुम्हारी सामान्य ज्ञान की जो किताब है ना, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश होमगार्ड सामान्य अध्ययन की किताब, ये फ्लिपकार्ट पर मिल रही है साथियों। थ्योरी और प्रैक्टिस की किताब है, ट्रेंडिंग किताबों में एक थी और बहुत बढ़िया किताब है, 199 रुपए मिल रही है। तो फ्लिपकार्ट के साथ साथियों ध्यान रखना एग्जामपुर भी जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको साथियों अभी क्या मिला है, याद रखना, एक तरीके से इस तरीके का फायदा मिला है। अगला सवाल देखिए 77 नंबर, बताइए हमारे यहाँ किस राज्य सरकार ने पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र जो है वो एक तरीके से बन गया है। तो भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है जिसने साथियों ध्यान रखना इसको शुरू किया है। ये वैसे साथियों इंटर के बाद एनसीसी कराया जाता था, आपने सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर जो होता था उसमें साथियों आप सभी लोगों को प्रशिक्षण सेना से जुड़ा हुआ दिया जाता था, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र ने ऐसा किया है कि इंटर के पहले ही विद्यार्थियों को सिखाएंगे। साथियों भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। यमन के लिए गंगा, मैत्री, नेपाल आप सभी लोगों को पता है। अगला सवाल बताइए किस राज्य के प्रसिद्ध मादक पेय पदार्थ फेनी को भौगोलिक साथियों संकेतक के रूप में, जिसको जीआई टैग कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इसको ज्योग्राफिकल साथियों एक तरीके से क्या दिया गया है, इंडिकेटर में रखा गया है, जीआई टैग में रखा गया है। तो हमारे यहाँ की साथियों मादक पदार्थ खैनी साथियों
ध्यान रखना ये गोवा राज्य की है, जिसमें बहुत सारी चीजें साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, सीखनी होती हैं। तो ध्यान रखना गोवा। आप सभी लोग जानते हैं तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश भाई साहब अव्वल है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, और तंबाकू हमारे भारत में लेकर कौन आया था? तो अंग्रेज लाए थे। बताइए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो ये तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, आप सभी को याद होगा। 1867-68 के वर्ष की इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और इन्होंने बताया था मात्र 20 रुपए साथियों हमारे यहाँ नागरिकों की प्रतिवर्ष आय है। ध्यान रखना, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? आय में योगदान देती है, राष्ट्रीय आय और रोजगार में। रोजगार की अगर हम बात करें हमारे देश में लगभग 54% सीधे रोजगार देती है, और कुल मिलाकर 75% से अधिक आबादी इस पर निर्भर है। याद रखना, मतलब ये लोग हमारी कृषि पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल सही है, इसको हटा दो, बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान देती है, खाद्यान्न यानी सब में हमारी कृषि जो है वो काम करती है। 82 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज कहते हैं। और अगर कोई पूछ दे बताइए हमारे भारत का पहला सेज कौन सा था? पहला सेज जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये सेज की अवधारणा वैसे साथियों हमारे देश की नहीं है, हमारे चीन के पड़ोस के देश की है। ध्यान रखना, हमने अपने यहाँ सेज के लिए एक्ट जो है ये कब पारित किया था, अधिनियम पारित कब किया? तो 2005 में किया था। ध्यान रखना, और ये फरवरी के महीने में किया था। तो फरवरी 2005 में हमने अपने देश में साथियों सेज अधिनियम, माफी चाहूंगा, सेज अधिनियम हमारा साथियों 2004 में लाया गया था, सीखा था, और मई के महीने में हमने क्या किया था? इसको एक तरीके से पारित कराया था। तो इसको नोट कर लेना, सेज जो एक्ट है इसको साथियों ध्यान रखना, सेज की विचारधारा 2004 में हमने चाइना से ली थी। ध्यान रखना, चाइना से ली, लेकिन हमने साथियों इसके लिए एक्ट जो है वो 2005 में मई के महीने में पारित किया है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो कि भारत की भूमि के अंदर साथियों ध्यान रखना विदेशी क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। इनमें बनने वाला जो उत्पाद होता है वो ज्यादातर विदेशों में बेचा जाता है, याद रखना। और हमारे भारत का पहला सेज जो है वो कांडला गुजरात है। ये आप सभी लोग नोट कर लेना, तो पहला सेज कांडला गुजरात का है। ध्यान रखना, हम लोग ने यहां पर भी साथियों चाइना से लिया है। हमारे भारत में सेज की संख्या लगभग 600 है, जबकि चाइना मात्र 4 सेज हैं। मतलब हमारे देश में सेज तो खूब बना दिए गए कि भ्रष्टाचार खूब करो, लेकिन भाई साहब नियमन अच्छा नहीं है, जिस कारण से ये इतना सही नहीं है। जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में शहीद हो जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, और ऐसा युद्ध वतन के खातिर हम सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, और जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी जनता को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर शहीद हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे दीवारों में चुन जाते हैं, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। तो लड़कियों, कभी हाड़ी रानी का इतिहास साथियों एक तरीके से पढ़िएगा। कभी आप में से जो भी बच्चा हमारी क्लास में पढ़ रहा हो, कभी साथियों पन्ना धाय का इतिहास पढ़िएगा। खुददारी साथियों ध्यान रखना आपको दिखेगी उनमें। बताइए, गरीबी उन्मूलन का नारा आप जानते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक दी गई थी, ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई। 1 साल पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ध्यान रखना समाप्त की गई? इसी को इंदिरा गांधी जी ने यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ। मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि गरीबों को ही भारत से हटाओ। भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद 1980 में फिर से साथियों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ध्यान रखना, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है साथियों मात्र 12 हैं। ध्यान रखना, तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे कितने हैं? तो 12 हैं। ये उन बैंकों को कहते हैं जो 1900 साथियों ध्यान रखना 34 के आरबीआई एक्ट में लिस्टेड किए गए हैं। अगला देखो 85 नंबर, इरेडा आप जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, यानी इंश्योरेंस से बस इतना याद रखना कि ये इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म पूछे तो आवाज मेरी रिकॉर्ड कर लो, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथियों ध्यान रखना, बीमा कंपनियों को नियमन करती है, आप नोट कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ तुमको अंकित सर एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाकर इसको दिन में 3-4 बार रिवाइज कर लेना। हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है, तुरंत के तुरंत इसको कम से कम दिन में 3-4 बार देखना। बहुत कुछ है इस पीडीएफ में,
सही में कह रहे हैं, तुम लोग इसको समझना और सीखना। अगला सवाल देखिए 86 नंबर, मक्के की खेती इनमें से की जाती है, रबी के मौसम में कभी नहीं की जाती। आप जानते हैं खरीफ के मौसम की जाती है। मक्का के साथ साथ आप जानते हैं धान की खेती की जाती है। मक्का के साथ साथ हम जानते हैं अरहर मतलब की जाती है। अरहर की खेती भी तो की जाती है। मूंग उड़द ये सब आपको पता है। जायद में खीरा ककड़ी खरबूजा भी आते हैं और इसमें मूंग उड़द भी कर देते हैं। आगे देखो अगला 87 नंबर, गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में 94 में पराजित किया था। ध्यान रखना, इसमें उसने पृथ्वीराज 3 को पराजित किया था, जबकि इसमें स्वयं गौरी की हार हो गई थी। तो गौरी साथियों कब किसको पराजित करता है, ध्यान रखना। तो चंदावर का युद्ध याद रखना, कन्नौज का मत लगाना, ध्यान रखना कन्नौज के तो शासक थे। युद्ध का नाम याद रखना, चंदावर का युद्ध था, जयचंद हार गए थे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत, पट्टा भूमि का टुकड़ा कहा जाता था और जिसको दे देता था उससे टैक्स वसूली करता था, या आप सभी लोग याद रखना। उसने 2 प्रकार के टैक्स और लगाए थे, एक तो जरीबाना लगाया था भूमि मापन के लिए और दूसरा महासिलाना टैक्स लगाया था। ये सारे काम जो है वो करने वाला हमारा कोई और नहीं, शेरशाह कहीं दिया होगा, ये आप लगा लेना। 1540 से लेकर 1545 तक आपको मिलेगा। इसको धूल में खिला फूल कहते हैं, बड़ा अच्छा शासक था, ध्यान रखना। बताइए मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि इनमें से किस साल की गई थी और किसने हस्ताक्षरित की थी? ये साथियों 1615 की संधि है। जहांगीर के शासनकाल में 1605 से लेकर 1627 के बीच में अमर सिंह ने साथियों ये संधि करी थी। तो किसने की है? अमर सिंह ने की है, ध्यान रखना। ये अमर सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के बेटे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने मजबूर होकर के साथियों ध्यान रखना ये संधि कर दी थी। सारनाथ का अशोक स्तंभ है, आप जानते हैं अशोक का साथियों स्तंभ है। यहां पर बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान जो है वो दिया था। तो बुद्ध का ज्ञान जो है ध्यान रखना, प्रथम प्रवचन जो है वो यहीं पर हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है वो यहीं पर हुआ था। इसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। अगला सवाल बताइए, योग दर्शन पतंजलि ने दिया है, ध्यान रखना। बाबा रामदेव तो बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है। अगला सवाल देखिए 92 नंबर, इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों को दिखाता है अंगुत्तर निकाय है। खुद्दक निकाय में आप सभी लोग जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियां हैं या जातक कथाएं जो हैं वो आपको मिलेंगी। और ये जातक कथाएं कितनी है? तो इनकी संख्या लगभग 600 है, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। तुम चिंता मत करो, हमसे कहो तो सही, हम तो तुमको 1 मिनट में 10 सवाल करवा दें, इतनी स्पीड है हमारी। लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलें जिससे टेंशन ना हो। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या आज ही पढ़ाया है? गाय को अघन्या कहते थे, ध्यान रखना। गाय को अघन्या कहते थे और जो अतिथि आता था उसको गोहन कह देते थे। गोहन किसको कहते थे? अतिथि को कहते थे, क्योंकि इसके आने से गाय का हनन होता था, ध्यान रखना, अर्थात उस पर अधिक दबाव पड़ता था। अधिक युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। महावीर का पहला अनुयायी उन्हीं का साथियों दामाद जमाली बना था, ध्यान रखना। महावीर की बेटी का नाम अडुज्जा था जो पुत्री थी। महावीर का साथियों दुश्मन कौन था? तो यही साथियों उनका शत्रु बन गया था। महावीर को मारना चाहता था और बौद्ध धर्म का जैन धर्म का 25वां तीर्थंकर बनना चाहता था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अरे खींच दिया। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना शामिल होगी। हमारे भारत की साथियों 16वीं जनगणना के रूप में जानी जाएगी, आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। और इसमें जनगणना में साथियों हमारे 2 एक तरीके से क्या होंगे? चरण होंगे, ध्यान रखना। 2027 में 2 चरणों में जनगणना होगी, ध्यान रखना। तो ये आप सभी लोग याद रखना। जिन लोगों ने एसआईआर नहीं कराया है भाई साहब ढूंढ लेना, करवा लेना, नहीं बाद में पता लगे तुम ही भारत के नागरिक नहीं हो ऐसा बोल दिया जाए है। अगला देखो, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाए है? देखो 2025-26 में हमारा 6.5 का अनुमान है, जबकि अमेरिका ने और साथियों दुनिया की अन्य या विश्व ने क्या अनुमान लगाया है? तो विश्व ने 6.4 लगाया है, जबकि भारत ने 6.5 लगाया है। 2024-25 में हमने 6.3 अर्जित किया है। अगला देखो, बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन हमने कहा था शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसको साथियों ध्यान रखना, आयतन और आकार में भी शुक्र के समान मानते हैं। तो आयतन और आकार में कैसा है? बिल्कुल एकदम पृथ्वी के समान है, ध्यान रखना, बिल्कुल पृथ्वी के समान है। शुक्र को साथियों भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता ग्रह, गर्म ग्रह, इन सब नामों से जानते हैं। प्लूटो को 2006 प्राग सम्मेलन से हमने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ये वरुण की श्रेणी में चला जाता था। मंगल लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आप सभी लोग जानते हैं इसके 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस है और दूसरा साथियों डीमोस है, नोट करके डाल लेना। तो ये सवाल पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस इसी के हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं। 98 नंबर, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं
अब जरा देखो सवाल कितना बढ़िया है। ऊपर बहती है नर्मदा नदी, ध्यान रखना नर्मदा, और नीचे बहती है साथियों ध्यान रखना ताप्ती नदी। आप सभी लोग जानते हैं इसके बीच में हमारा महाराष्ट्र इत्यादि का क्षेत्र जो है वो खूब बढ़िया से पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं इस बीच में हमें एक पहाड़ी मिलती है जिसको हम सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र को आप सभी लोग पढ़ेंगे तो हमें सीधे के सीधे सतपुड़ा मिलेगा। अब तुम बिंद को लगाओगे, बिंद साथियों गुजरात राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में बहता है। नर्मदा ताप्ती यहाँ थोड़े ना है। राजमहल दक्षिण में चले जाओगे, अरावली पर्वत होंगी नहीं। अगला सवाल देखिए, बताइए 99 इनमें से राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम साथियों तटरेखा की लंबाई के हिस्से में देखें तो हमारे यहाँ साथियों ध्यान रखना सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की आपको मिलेगी। तो इनमें से सबसे लंबी जो तटरेखा है वो भारत में किस राज्य की है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर गुजरात राज्य की है। लेकिन अगर एक तट की बात करता तो साथियों आपको ये तमिलनाडु का तट मिल जाता है, अगर एक तट की बात करता। लेकिन सबसे लंबी तट रेखा राज्यों की बात कर रहा है तो पूरे राज्य में गुजरात की है। अगर ये शब्द में राज्य हटा दो, निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है या सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तब साथियों तमिलनाडु हो जाता, क्योंकि तमिलनाडु में 13 किलोमीटर सबसे लंबी एक ही लाइन में रेखा है। गुजरात में आप जानते हैं सबसे लंबी तटरेखा है, आपने पढ़ रखा है। और अगला सवाल 100 नंबर, इनमें से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे नहीं है, तो गेहूं में नंबर 1 है ध्यान रखना, गन्ना में नंबर 1 है ध्यान रखना, जौ में नंबर 1 है साथियों, इसी तरीके से दूध में नंबर 1 है, आप जानते हैं आलू में नंबर 1 है, लगा लो ऐसे ही भाई साहब ध्यान रखना, गन्ना में नंबर 1 है, शक्कर या चीनी में नंबर 1 है। तो चीनी में क्या है नंबर 1 है ध्यान रखना, चीनी में भी तो नंबर 1 है ध्यान रखना, चीनी का कटोरा कह देते हैं। लेकिन चावल के उत्पादन में यूपी साथियों दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, यूपी दूसरे पे। तो लगा लो ये सारे पॉइंट तुम्हारे पेपर में एकदम छपने चाहिए। अब आपके हुए 100 सवाल, ये हुए 100 सवाल, कितने हुए गुरुजी 100 सवाल। 100 सवालों को हमने पूरी मेहनत से कराया है, एक भी परसेंट आलस या एक भी परसेंट कोई गड़बड़ नहीं किया। जितने लोगों ने लाइक ना किया हो सबसे पहले इवेंट को जबरदस्त लाइक करो। और इसके बाद साथियों आप सभी लोग एक सवाल हमसे ये होमवर्क का लेकर जाओ। ये रहा तुम्हारा होमवर्क का सवाल। आप सभी लोग इसको क्लास खत्म होने के बाद डिटेल से बताइएगा कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। कल की क्लास में अगर लगा ये सवाल डिस्कस करने वाला है तो जरूर बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप में से जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे साथियों ध्यान रखना इस होमगार्ड के बैच से नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त कंटेंट है। अंतिम मौका है होमगार्ड से जुड़ने के लिए, याद रखना 41,424 अभी तक साथियों ध्यान रखना 20 दिन में लगभग 7 लाख फॉर्म गए हैं। आज न्यूज आ गई है 10 लाख फॉर्म जाएंगे, एक पोस्ट के लिए लगभग 24 बच्चा फाइट करेगा। साथियों अंतिम प्रयास बैच है, आप सभी लोग याद रखना फ्लो चार्ट में लगभग किताबें आपको मिलेंगी। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक लाइव क्लास है, 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमको मिल ही रहे हैं। डाउट ग्रुप है टीचरों के, कोई समस्या हो बता देना। साथियों 99 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस चालू हो गई, 14 दिसंबर ऑफर का आखिरी डेट है। आप सभी लोग अभी जुड़ जाइए, आखिरी दिन का इंतजार मत करिए। मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ साथियों ध्यान रखना 99 रुपए में आपको ये बैच जो है वो मेरे दोस्त मिल जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद उत्तर प्रदेश की साथियों ये होमगार्ड की किताब सामान्य अध्ययन की है जो फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। 199 रुपए में आपको डिटेल थ्योरी और उसके टॉपिक के तुरंत बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो लल्लन टॉप साथियों पूरा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। आज की क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।